अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागी वशी सोमन महल कबरो चदेली जोलान के जिशमर सजी नवशत उम्मीद करना कि इसमें सुबह बिंदात चवशी अच्छी बिता दुआ करना लपाक हमेशा अंचे वशी वशी बिंदात बिता बिका और अगर इसमें दुकर जी कद से भी अन्नी गमो डुक्की तुकई या रंजो दर्द तुकई लपा का ये सजी तकलीफ़ा दीर बिका गोली चारू का अगर इसमें दिले तुका कोई भी गमी हस्ती कोई भी दर्द हस्ती याद बिता रही ये ज़िंदगी फ़ानी है हर चीज़ गुज़गी है ये गम दुख भी गुज़गी है वह तरफ पदा कमोती क़ुव्वत मदाफ़ियत गेश बिकने और कमोती दिल दर्दरा महसूस बिकने पदा ये ख़त्म करने की कोशिश बिकने और देवा बरबे तो फैमिली में हम ग्रंच में बेतना अगर ख़ानदानी या फैमिली नाचाकी मर्ची जुम्मे रुचि मुबारकी रुचि तो ब्यायता जो मैं अव्वली उसूली इस्लाम है जो मैं जनीना नहीं सराए दी जो ख़ास कर फैमिली सरा मर्दिना नहीं सराए दी अगर फैमिली ना चाकी तो कस्ती ना चाकी ख़त्म करे तो एक दूसरी माँ गुलाइश भी बेहतर एक दूसरी माँ और भी बेहतर पर चाहे दो रूच ज़िंदगी है वाकई दो रूच ज़िंदगी है कि अगर हमारा मौत बेहते मौत रन पदा मचेस का नकबी तो मारा जो लगी जुड़गा कि मैं यक रूच एक दुनिया तो कनिश्ती तो एक कसानी ज़िंदगी तो का वशी हमा इंसान कारी क्या होती माहौल वशहाल बनाए नहीं मारे कसी सरजार कहती पता इजारा हूँ बिल्डअप करनी थी दिले तो का ईद करनी हसदन ची हसद करनी दिले तो का की नगी गुस्सा ही और की न गुस्सा हसद सिर्फ और सिर्फ में ज़्यादा रहा नुकसानदार ना कि कद्दी कसी ज़्यादा रहा ये कमाल हमेशा कि वशी ती ज़्यादा फ़ायदा दा और ख़राबी यानी कि गुस्सा और हसद ती ज़्यादा नुकसान दा दी में मर्दमाना मैं शुआएं ची या मैं रेजन ची एच फ़र्क न कभी तो वैदे कि माँ तरह मुस्बित बेचारी मुस्बित बुरुई होती फैमिली सिस्टम ख़ास कर खुशहाल बेटी ताकि मैं चुप और मैं वास्ता और मैं बांधा ते वास्ता वशी ज़िंदगी बीच में वास्ते कमाशा वती फैमिली सिस्टम वती लूगी सिस्टम को तब अच्छा मर्ची माँ बाज़ ख़ासी टॉपिक का गप्पे मर्ची माँ ख़ास कर जरीनार में जो अड़ो जंजाल या मायनी सर गप करी और इसे मतलब कि प्रेगनेंसी तो का अमा मौके उम्मीदवार आई तो कलाती अड़ो जंजाली भी प्रॉब्लम भी बाज़ी कसना ब्लड प्रेशर शुगर बाज़ी बीमारियाँ नहीं आमाज में आती और बाज़ी अच्छे केसेस में थी कि खुदा न खास्ता माफ़िका के आज उसी मर्ग तक पुज्जा तो ये सूरत हाल छूँ पैदा भी ये इंसान कुजान ची कुजा इधर पर्चा रहती नेचुरल प्रोसेस पर्चा बितना का चे मैं डाइटे तो का मसला या मैं तो का मसले कि मां नेचुरल प्रेगनेंसी यानी बाज दी रे तो एक सरहाला गप करके वास्ता मैगमा हमदारी करेंगी डॉक्टर नीलम सबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं हम। थैंक यू सो मच। अच्छा नीलम सबा जो है MBBS को था फातिमा जीना मेडिकल कॉलेज लाहौर अच्छी FCPS को की गायनी और OBE तो का और कंसल्टेंट जो थी गायनाकोलॉजिस्ट और माँ मर्ची डॉक्टरिंग में जो अबर कनी ये सरहार सरब जी। सबसे पहले तो शुक्रिया भाई आप आई हमारे शो में खुदा की कुदरत कभी हम अपनी शो को कभी आपको देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक हो और मेन हमारा टॉपिक होगा आज जैसे कि आपने ये टॉपिक का मुझे बताया था कि औरतों में आजकल बहुत प्रेगनेंसी के मसले हो रहे हैं तो पहले तो अपने बारे में आप मज़ीद बताएंगी फिर हम अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे जी। जी बिल्कुल डॉक्टर नीलम हूँ मैं फातिमा जना जैसे आपने बताया फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ और गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर से मैंने ट्रेनिंग की है और लाइक पिछले 10 साल से मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी हूँ। तो जैसे अभी हाँ एक्चुअली जो मैटरनल मॉर्टेलिटी की अगर हम बात करें कि हमारे जहाँ मदर्स की लाइफ मदर्स तो दे आर द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड लाइक मदर्स के तो कोई कहना चाहिए कि दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो माँ की कमी पूरी कर सके। तो इसलिए मदर्स अगर वो एक फैमिली का कहना चाहिए बॉन्ड है तो किसी की माँ नहीं होती तो उससे पूछें उसकी क्या कदर है। तो माँ की ज़िंदगी जो है वो उसको सेव करना लाइक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है गायनाकोलॉजिस्ट की। नहीं तो हमारा प्रोफेशनल कहना चाहिए गोल है। तो हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि कैसे हम मदर्स की लाइफ को एट रिस्क होने से बचाएं और जो भी हमारी क्या कहना चाहिए जैसे हॉस्पिटल की सर्विसेज होती हैं उसका एम यही होता है। और इसी के लिए जो हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में एंटीनेटल केयर की भी सर्विसेज फिर जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ से लोग हॉस्पिटल को अप्रोच करना मुश्किल है तो क्या क्या चीज़ें ऐसी मैयर करें। कई दफ़ा LHVs के प्रोग्राम मिडवाइफ्स के तो कुछ ये आपके फोरम के थ्रू भी मैं पेशेंट्स के साथ लाइक पेशेंट्स नहीं फीमेल्स के साथ
ये एक थोड़ा सा मैं इसको समझूंगी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हाई रिस्क फैक्टर होते हैं कि चलो यूजुअली आप हर मसले के लिए नहीं हॉस्पिटल जा सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हम इस तरह करते हैं कि हमल का जो 9 महीने का टाइम पीरियड हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, शुरू के 3 महीने, दरमियान के 3 महीने और आखिर के 3 महीने। तो आखिर के 3 महीने तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके साथ जिसमें आपका डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए, एक दफ़ा एवेलुएशन ज़रूर होनी चाहिए आपकी कि आप कि जो कोई एक बच्चा होता है, उसके साथ एक खून की नालियाँ होती हैं, एटलीस्ट आपको एक बार अपना मुआयना वैसे तो शुरू से ही कराना चाहिए, लेकिन अगर शुरू में आप नहीं भी किसी वजह से जा सके तो आपको 3rd ट्राइमेस्टर में, जिसको हम आखिरी 3 महीने कहते हैं, उसमें तो आपको लाजमी आपको एक बार ज़रूर, एक बार तो नहीं फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखें कि आपकी बच्चेदानी के साथ एक ओवल होती है, जो खून की नालियाँ होती हैं, वो कोई ख़तरनाक जगह पे तो नहीं जुड़ी हुई, या आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई हो रहा हमल के दौरान, या आपको कोई खून की बहुत ज़्यादा शदीद कमी तो नहीं हो गई हुई जिसका कि इलाज करना बहुत ज़रूरी है। क्या बजाय इसके कि आप इस टाइम पे इमरजेंसी में अप्रोच करें कि आपका बहुत खून कम हो गया है, या बीपी बहुत ख़तरनाक हद तक हाई चला गया है, या आपको खुदा ना खासा ब्लीडिंग शुरू हो गई है जो कि किसी तरह से रुक नहीं रही, फिर ट्रैवलिंग के दौरान पेशेंट ब्लीड करते करते जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आते हैं तो हमारे पास भी फिर लाइफ सेविंग मेजर्स जो है ना बहुत थोड़ी रह जाती हैं। तो इस सिलसिले में मेरा आपके फोरम के थ्रू जैसे जिन जिन तक मैसेज जा रहा है कि प्रेगनेंसी बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है, ये हम इसको ये नहीं कहते कि प्रेगनेंसी ना करें, यानी कि जब भी प्रेगनेंसी होती है फैमिली में हर तरफ एक खुशी होती है, और ये हमारी जैसे कहना चाहिए कि किसी की बैड लक हो तो अनफॉर्चुनेटली फिर भी कुछ मदर्स की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अव्वल तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले शुरू के 3 महीनों में भी आपको जब 2 महीने का हमल हो जाए तो एक शुरू का एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसको हम डेट्स का लिए करते हैं कि प्रेगनेंसी की डेटिंग में वो हेल्प करता है कि आपकी कितनी प्रेगनेंसी होगी। बहुत सारी ख़वातीन को अपने पीरियड्स की डेट नहीं याद रहती किसी भी वजह से, घर में कोई सोशल या कोई बच्चा छोटा है, पिछला बच्चे को फीड करा रही थी, या वैसे अनप्लान प्रेगनेंसी ऐसे अचानक से हो गई, पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, तो उसके लिए जब हमल 2 महीने का हो जाए तो उसके बाद एक अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लिया करें, और उससे आपको वो डेटिंग में हेल्प करेगा, और वो आपके लिए आपके पास होना चाहिए टिल डिलीवरी, बिल्कुल, और उसको फिर आपने गुम नहीं कर देना। और फिर दूसरी बात है कि हमल के दौरान ब्लीडिंग होना, चाहे शुरू में हो, चाहे दरमियान में हो, चाहे एंड पे हो, किसी भी टाइम के ऊपर हमल में ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए नॉर्मली। अगर एक स्पॉट भी शुरू में लगता है तो वो भी कभी कभार ख़तरनाक साइन होता है, एक किसी चीज़ का एक अलामत होती है कि आपकी प्रेगनेंसी तो कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि हमल के दौरान जो है अगर ब्लीडिंग हो नॉर्मली तो वो नॉर्मल भी होता है क्योंकि वो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है इस तरह से। एक्चुअली एक टाइम पीरियड आता है जिसमें कि बहुत स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में जब के कहना चाहिए कि आपकी जो वेसल्स होती हैं ना माँ और बेबी की, वो थोड़ी सी आपस में डेवलप हो रही होती हैं, तो उस वक्त नॉर्मली भी थोड़ा सा स्पॉट ब्लीड होता है। अगर वो सिनेरियो हो तो उसमें डॉक्टर कहेंगे कि हाँ ये वाला टाइम पीरियड ऐसा है जिसके अंदर ये स्पॉट है, तो ये कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, बट वो एक थोड़ा टाइम पीरियड के लिए होता है, जस्ट नैरो पीरियड है, यानी 1 वीक का, जिसमें कि हो सकता है। उसके बाद अगर किसी को ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग भी होती है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो उसके लिए आपको ज़रूर जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि 3 महीने के दौरान पहला गुजर के दरमियान वाले जो 3 महीने आ गए उसमें बच्चे के आज़ाद चेक होने होते हैं। जब आपका 5वां महीना हमल का आता है तो बहुत सारे लोग बच्चे की चेकअप के लिए उसमें जब आपको मूवमेंट शुरू होती है माँ को कि मुझे हरकत होनी शुरू हुई है बच्चे की, तो वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें आपको जाके तो एक दफ़ा बच्चे के आज़ाद ज़रूर चेक कराने चाहिए। बहुत सारे लोग उसको अगर मिस कर देंगे तो फिर एट द एंड आज़ाद देखने मुश्किल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि हमल के दौरान खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत किसी टेस्ट आप ज़रूर करवाएं अपना, अगर थोड़ी बहुत कमी है तो कभी कभार वो सिर्फ दवाइयाँ खाने से ही ठीक हो जाती है। खून बनाने वाली टैबलेट्स ले लें, अपनी खुराक अच्छी कर लें, खुराक में जो आयरन वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि लाल गोश्त है, कलेजी का इस्तेमाल है, या फिर इस तरह पालक है, हरी सब्जियों वाली जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं। तो कभी कभार थोड़ा बहुत आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो इसी से कवर हो जाती है।
बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ब्लड लगाने पड़े हैं इनके। बिल्कुल। और फिर यह है कि अगर फिर भी नहीं, जैसे कि खुराक से भी नहीं ठीक होती, तो कभी आयरन सप्लीमेंट्स दे देते हैं, ऐसी टैबलेट्स दे देते हैं। कुछ लोगों को अगर वो भी सूट ना करें तो उसके लिए भी ऑप्शन है, इंजेक्शन की भी ऑप्शन होती है। अच्छा, यहाँ पे क्यों कॉमन है, पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर मैं देखूँ, एशिया में प्रेगनेंसी इतना हार्ड क्यों है? अगर हम बाहर मुल्कों में देखें तो प्रेगनेंसी बड़ी नेचुरल होती है और औरत भी बड़ी नेचुरली प्रोसीजर में, मतलब वो वॉक भी कर रही होती है, जॉब भी कर रही होती है। जैसे कि यूरोप साइड जाए तो औरतें जॉब भी कर रही हैं और घर का काम भी कर रही है, वॉक भी कर रही है, और उनकी प्रेगनेंसी मतलब वो इतनी नॉर्मल उस चीज़ को लेती है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी को इतना भारी क्यों लिया जाता है? इस बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन यहाँ पे कॉलर भी है। कौन? रुबीना सिबियन ची गप करन लूटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्पीकर है तो रुबीना आवाज नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुबीना जी। मना तवार मैम ठीक हो? जी रुबीना कब का? जी रुबीना, मेरी आवाज आ रही है? मैम रुबीना मन मसला हमशे ने मैं फ्लो पॉइंट ट्यूब बंदा टॉक हो जांचे जी रुबीना, तो सही से गप करनी को बोझदार भी टॉक बैक बाज आवाज है। जी रुबीना, तो गप का रुबीना तो गपना खन गए। और मैं ज़ाहिर वाहद भी बास कीमती तई भी वाहद बास कीमती अल्लामा मैं प्रोग्राम मर्ची विचार बल्कि तरह जोस्ती करने भी, लेकिन मन कोशिश करना कि तो अमे का जोश करें लूटे मोहम्मद जोश बिखर डॉक्टर का माशा वत जवाब देंगे और मन डिस्टर्ब हम मेवरा नखन गए कि हम सीधा गेशन जगीश मारा इल्म भी। थैंक यू सो मच। बास बास मेहनत बहुत तुम्हारा कॉल को पता कॉल में कब पर चकी थी आवाज़ बात से जी। ओके, तो टॉक बैक की आवाज़ भी कम हो चाहिए जी रुबीना। जी मैम। जी बलूची या उर्दू, ब्रावी या बलूची? मैम आपको आवाज नहीं आ रही? मुझे आपकी आवाज आ रही है, बहुत रुक रुक के बात कर रही हैं। अगर आप टीवी ऑफ करके मुझ पे फोकस करें तो हम सही से बात कर सकती हैं जी। जी मैम। जी मैम मैं बलोच हूँ सिद्दी की, तो हमारी स्पीकिंग थोड़ी आप लोगों से चेंज होती है। हाँ आप कौन सी बलोची? वैसे वाकई में वहाँ की बलोची बहुत हार्ड भी होती है, मैं समझ सकती हूँ रुबीना, लेकिन मेरी बलोची भी आप नहीं समझेंगी, मुझे पता है। तो मुझे मैम मसला ये, मेरी प्रोफाइन ट्यूब दोनों ब्लॉक हो चुकी हैं, तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो बलोचिस्तान में ऐसा कहीं पॉसिबल इलाज नहीं? बलूचिस्तान में पॉसिबल इसका कोई इलाज प्रोफाइन ट्यूब का? अच्छा, आपको शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हुए आपके? 9 साल हो गए। एज कितनी है आपकी एज? 29। अभी तो बहुत छोटी हो भैया। रुबीना इसका जवाब जरूर देंगी। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछें, ताकि वो बच्चे कितने हैं? पहले कोई बच्चे हैं? पहले से कोई बच्चे हैं रुबीना? हाँ, मुझे प्रेगनेंसी एक टॉपिक हुआ था, उसके साथ इस वजह से मुझे ये मसला हुआ था। ठीक है, बच्चे और कोई नहीं है? नहीं, बच्चे नहीं है उसके बाद। ठीक है, चलिए ठीक है रुबीना, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब तक पहुँचे। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है कि आजकल ये हो रहा है कि मतलब कंसीव नहीं कर पा रही औरतें, और शादी को कभी 7 साल हो रहे हैं, कभी 8 साल हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, जबकि पहले ऐसा होता नहीं था। ये किस वजह से? जबकि कुछ लोग कहते हैं चर्बी की वजह से, इतनी पतली दुबली लड़कियां होती हैं और उसके बाद जब कंसीव करती हैं 2 बच्चे 3 बच्चे, उसके बाद फिर कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ये क्या मेन वजह है इसकी? एक्चुअली पहले हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि हमारी ट्रेडिशंस भी चेंज हो रही हैं। उसमें एक तो इन कॉलर की तो मैरिज की लाइक 20 ईयर्स पे होगी, वो तो ठीक टाइम था, लेकिन एक तो लेट मैरिजेस का ट्रेंड भी थोड़ा सा, अब एजुकेशन बच्चों की तालीम होते होते टाइम गुजर जाता है, तो थोड़ा सा पहले मैरिजेस ज़रा जल्दी होती थी, कभी कभार तो 15 साल की भी आप पहली फ्रीज में चले जाते। बलूचिस्तान में आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि शादियाँ जो है बलूचिस्तान में उसी टाइम की, जो औरतें जैसे जब लड़की जवान हो जाती हैं, तकरीबन माँ बाप कोशिश करते हैं कि उसकी शादी हो जाए, तो उसमें कोई भी एज का वो नहीं होता, एज का नहीं है।
तो एक तो हमारी थोड़ी सी डाइटरी फैक्टर है, पहले वाली नेचुरल डाइट्स होती थी, अभी तकरीबन हर जगह ही, चाहे थोड़ी पेरिफेरी भी है ना, तो चेंज हो गए हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले वाले पैदल चलने को प्रेफर करते थे, खैर शहरों में तो ये बहुत ही ज़्यादा है कि पैदल चलने की कोई वो जगह रही ही नहीं है। इवन शॉपिंग मॉल्स में हर जगह लिफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सीडेंटरी हो गया। हम तकरीबन हमारी एक्टिविटी पूरे दिन के अंदर बहुत ही कम होती है। अच्छा, वहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये बात मुझे हैरत होती है कि बलूचिस्तान में ऐसे मसले मैंने देखे हैं, बहुत देखे हैं, लेकिन वहाँ की मैं जो आम औरतों की ज़िंदगी अगर मैं बयान करूँ, वो हमसे बहुत डिफरेंट है। वो उसी दौर में रहते हैं जिस दौर में हमारे माँ बाप रहते थे, 50 साल पहले वाले जी। वो काम करती हैं और सुबह उठ के माशाल्लाह से आप अगर जाएंगी, आप देखेंगी तो सुबह उठ के सफाइयाँ, और इतना बड़ा सहन होता है उनका। और नॉर्मली सारी औरतें, मतलब वहाँ पे तकरीबन ये मतलब नौकर वगैरह, सर्वेंट वगैरह सिस्टम नहीं है। जितनी भी बड़ी फैमिली होगी, लेकिन औरतें खुद काम करती हैं। तो वहाँ पे ये लाइफ नहीं है जो हमारी तो है। हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसको हम कहना चाहिए। अगर हम मेडिकली देखें, जैसे आप कहती कि वेस्टर्न में भी प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा उसको सवार नहीं किया जाता। एक्चुअली प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अ डिजीज। हर प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं होती। एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर जो टाइम तो प्रेगनेंसी के लिए आती हैं, और बस बाद में उसको वो सारी रिवर्ट बैक हो जाती है। और उनमें से बहुत कम, लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाती हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हमें वो चीज़ें पता हों कि ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही है, ये नॉर्मल है। तो इसमें जो अगर आप देखा जाए तो प्रेगनेंसी में नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, बीपी लो होना शुरू में, ये अच्छा, ये बच्चों का ये मतलब मैं इनके सवाल की तरफ जाऊँ, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, ये इस वजह से तो नहीं होता कि हम लोग कभी कभी जैसे हम लोग प्रेगनेंसी रोकने की भी गोली खा लेते हैं या कोई ऐसे टैबलेट या मेडिसिन से तो नहीं होता कि हम कंसीव नहीं कर पाते? क्योंकि बेसिकली आजकल ये बहुत कॉमन बीमारी है, या बीमारी कहें या कोई कमजोरी कहें, कि कंसीव नहीं कर पाते और तकरीबन शादी को 4-5 साल हो जाते हैं। अगर हम उसकी बात करें ना, सब फर्टिलिटीज़ को कहना चाहिए कि जो नहीं कंसीव कर रहे, तो हमारा जिसे कहना चाहिए स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो कोई 10% या इतने के करीब जो लोग कपल्स होते हैं वो फेल टू कंसीव होते हैं। जैसे हम इसमें वैसे पूरा जो मेडिकली देखा जाए तो 1 साल का टाइम पीरियड देते हैं कि शादी के बाद 1 साल के अंदर आप कंसीव करने के, जब तक आप कोई मेडिसिन ना लें और कोई आपको ज़रूरत भी नहीं है तब तक लेने की। 1 साल एक नेचुरल थोड़ा सा बिल्डअप होने में लगता है, हार्मोन्स को थोड़ा सा सेटल होने में। जो फीमेल होती है वो भी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, सोशली भी होता है, चीज़ों को कभी कभार ओव्यूलेशन डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो नेचुरल एक कपल को छोड़ देना चाहिए कि इस टाइम के अंदर वो खुद कंसीव करे। होता क्या है कि जैसे ही वो अपनी शादी होके गई है तो 2 महीने बाद ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब इसको कंसीव कर लेना चाहिए। दो साइकिल भी नहीं, कोई कुछ तो तीसरे साइकिल के ऊपर ही बहुत। तो एक स्ट्रेस भी जो आपके दिमाग में एक फैक्टर है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात फैमिली क्या गलती कर देती है कि 2-3 महीने जब औरत कंसीव नहीं, लड़की कंसीव नहीं कर पाती, तो उसको डॉक्टरों के पास ले जाके या दाइयों के पास लेके जाते हैं या ऐसे मेडिसिन खिला देते हैं। अभी वो समझ लो लड़की है, अभी वो बिल्कुल वो खुद भी स्ट्रेस में आ जाती है। जब उसको हर कोई यही पूछ रहा है भाई तुम्हारे पीरियड्स आए हैं, ये क्यों आए हैं, वो एक नए माहौल में आई है बिल्कुल, अभी तो उसकी लाइफ की थोड़ी सी चेंजेस हैं, उसको अडॉप्ट करने में भी उसको टाइम लगना है। तो उसके साथ साथ उसके जो पेरेंट्स या तो भी होंगे, बहनें होंगी या कुछ, वो भी सारी तरफ से उसको प्रेशर करेंगी। फिर कई लोग तो बहुत जल्दी चाहते हैं कि मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं और कभी कभार इररेलेवेंट मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती। वैसे अब रुबीना को फिर क्या सजेस्ट करेंगी कि ये किसी मतलब रुबीना का जो मुझे जैसे कि समझ में आया है कि एक तो इन्होंने बताया अपनी हिस्ट्री के, इनको पहले एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। एक टॉपिक प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ ट्यूब को डैमेज करती है। वो प्रेगनेंसी ऐसी है कि जो ट्यूब के अंदर लाइकली हुई होगी और उसकी वजह से एक ट्यूब तो इनकी उस सर्जरी में लाइक वो डैमेज हो गई, निकालनी पड़ी होगी। तो दूसरी ट्यूब की जिस तरह ये बात करी थी कि मेरी ट्यूब दूसरी भी ब्लॉक्ड आई है, कोई ना कोई इनके टेस्ट हुए होंगे जिसके ऊपर किसी ने डायग्नोज किया होगा कि ट्यूब में ब्लॉकेज है। उसका एक टेस्ट होता है हिस्टेरोसेल्फ एंजियोग्राफी हम उसको कहते हैं, एक्सरे लेते हैं उसमें।
एक तो सबसे पहली बात है कि पहली ट्यूब में प्रेगनेंसी होना भी ये जो शो करता है कि ऑलरेडी शायद ट्यूबल दोनों ट्यूब में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है जब है कि एक रिस्क फैक्टर उसका ये भी कि ट्यूब आपकी जब ख़राब होती है ना, थोड़ी सी डैमेज होती है इन्फेक्शन की वजह से, या कभी कभार कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं एंडोमेट्रियोसिस हम उनको कहते हैं, सॉरी, तो उसके लिए अगर ट्यूब थोड़ी सी ऑलरेडी डैमेज है किसी भी वजह से, या कोई इन्फेक्शन है आपको, ट्यूबरकुलोसिस लेट से किसी को हुई है, या किसी को कोई पेल्विक में कोई अपेंडिक्स का इवन ऑपरेशन ले लें किसी का हुआ है बचपन में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उस वक़्त भी थोड़ी एडहेजन बना देती हैं, ट्यूब को थोड़ा सा डैमेज कर देती हैं, तो उसकी वजह से फिर ऐसी ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली एक तो ट्यूब इनकी लॉस हो गई, और दूसरी ये है कि ये कह रही हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज आई है, तो इनके लिए जो ऑप्शन है वो IVF का है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कह सकते हैं, कि अब जिसको हम आम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, कि अगर इनका जो है वो हस्बैंड का सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, जैसे कि टॉपिक हुई है तो लाइटली ठीक होंगे, और एज भी इनकी बहुत अच्छी आइडियल है, 29-30 ईयर्स पे सक्सेस रेट भी अच्छा है। जो एज बढ़ती जाती है तो फिर IVF का भी सक्सेस रेट डिक्लाइन करता जाता है, और अगर इनका कोई अफोर्डेबिलिटी का इतना इशू नहीं है तो आई थिंक इनको IVF की तरफ जाना चाहिए। टेस्ट ट्यूब भी, अब ये भी इट्स लाइक अ मेडिकल ट्रीटमेंट, हम इसको लेकिन फिर भी क्योंकि हम पूरा सूरत हाल नहीं जानते, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल, हमें एक्सरे होने चाहिए, हमें नज़र आए कि कुछ ऐसा ब्लॉकेज है भी कि नहीं। प्रॉपर आपका टेस्ट हो, अगर वहाँ पे जहाँ पे आप रह रही हैं वहाँ पे मुहैया नहीं है, आप नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ की तरफ आएँ, आप कराची की तरफ आएँ। ये यहाँ पे आपको अगर समझ में आता है तो, मतलब अगर आपके करीब कोई अच्छा सा डॉक्टर नहीं है जो सही से, या कभी कभी चेकअप करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट भी नहीं होती, सही चीज़ें भी नहीं होती, क्योंकि ट्यूबल ब्लॉकेज एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस है, बहुत बड़ा डायग्नोसिस है, लेकिन पेशेंट के लिए आप उसके लेवल पे आके देखें ना कि उसके लिए ऑप्शन आपने बस क्या रहेगी IVF। तो ये एक ऐसा आम सी चीज़ नहीं है कि कोई इतनी, अक्सर जो है औरतों को जो पहले बच्चे के बाद बच्चा कंसीव नहीं होता तो उसकी वजह ये हो सकती है कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी इनकी हो सकती है, जैसे कि अगर शहर में आएंगी तो अगर वहाँ पे सहूलत नहीं है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इनकी दूसरी अंडरदानी कैसी है, ट्यूब कैसी है, कितने उसमें पॉसिबिलिटी है प्रेगनेंसी होने की, दोबारा थोड़ी बहुत एडियंस हो तो कभी कभार लेप्रोस्कोपी से भी उनको आप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अपनी वैल्यूएशन ज़रूर करवाएं जी, और बिल्कुल, और जहाँ पे आप हैं वहाँ पे क्योंकि अभी इनकी एज कम है, ये एज बहुत अच्छी एज है इनकी, मैं कह रही हूँ तो बहुत छोटी है बहन, 29 ईयर्स पे लाइक इसको आप अपने अवेल करें इस एज को, इसको बजाय इसके कि आप 30s में फिर 35 को अप्रोच करें, फिर आपके ओव्यूलेशन की भी वो क्वालिटी ओवम की नहीं रहती। तो इसमें यह है कि इनको चाहिए कि ये अपना वैल्यूएशन ज़रूर करवाएं, वो पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह ताला शिफा अल्लाह के हाथ में, आप अपनी कोशिश करें इंशाल्लाह। चलिए एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, और मैं रुबीना को यही सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल आपका हक है कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, और ये माशरे की चागिर्दी अब्र यल्द है, वती बारे वती फैमिली बारे वो सोच, अगर अवदा शुमारा सही डॉक्टर मुहैया नबेगी या सही इन्वायरमेंट मुहैया नबेगी चेकअप पे वास्ता, तो इदा भी आता शरी डॉक्टर अप्रोच बिखनेता इंशाल्लाह हर रास्ते ज़मान का बनाता और यक रास्ते तरह ज़रूर शिफा दा। इदा जीरी का सानी ब्रेक की वजह साड़ी भी घूम बेता। वाशद के गुलीचारू का ब्रेकन सारे में डॉक्टर का पुत्रान कर गए थे। अच्छा, अगर मैं एक और प्रेगनेंसी में या कंसीव ना करने में सिस्ट का प्रॉब्लम भी आ जाता है, अक्सर औरतों में या लड़कियों में ये चीज़ होती है, और जैसे कि मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये मसले हुए थे, और एक का तो ऐसा मसला हुआ था कि उसकी वो कंसीव तो करती थी लेकिन बच्चे में ग्रोथ नहीं होती थी, बच्चा ग्रोथ नहीं होता था अंदर। तो ये सिस्ट का क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, उसका प्रॉपर इलाज क्या है, या क्या कैसे ये पैदा होते हैं? अच्छा, 2 चीज़ें आपने कही हैं, जैसे कि एक तो बच्चे की ग्रोथ का मसला और दूसरा सिस्ट का। तो अगर हम डिस्कस करते, पहले ग्रोथ को डिस्कस कर लेते हैं नेट से,
ग्रोथ में ये है कि जब यानी कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो एक तो बेबी होता है जो कि फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, यूट्रस के अंदर जाता है, और दूसरे साइड बाय साइड अब उसकी न्यूट्रिशन भी जानी है। उसने बेबी ने, छोटे से बच्चे ने इतना बिल्कुल माइन्यूट सा जैसे कहना चाहिए फ्यू मिलीमीटर्स का आप कहना चाहिए स्टार्ट में एम्ब्रियो होता है, और फिर वो पूरा माशाल्लाह ये तो अल्लाह ताला की कहना चाहिए कि बहुत बड़ा एक मौज़ा है कि हम अगर प्रेगनेंसी को डेवलपमेंट को देखें तो हमें अल्लाह की कुदरत के ऊपर इसी ये में बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ है। कायनात वैसे तो सारी की सारी बहुत यूनिक है, लेकिन एक इंसान का वजूद तो बहुत ही ज़्यादा और अपनी जिम्मेदारी पे उसकी ग्रोथ होती है, तो और बहुत बाहिफाजत होती तो है। जो उसको न्यूट्रिशन के लिए एक ऐसा सिस्टम अल्लाह ने बनाया है कि उसकी जो वेसल्स हैं वो माँ की वेसल से जुड़ के तो उसको माँ से ब्लड सप्लाई मिलती है। तो वो जो प्रोसेस है उसकी जो ब्लड वेसल्स का पेनिट्रेशन का, अगर उस प्रोसेस में स्टार्ट में ही कोई डिफेक्ट आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रोसेस किसी भी वजह से ठीक नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कभी कभार मिसकैरेज की तरफ चली जाती है। बहुत सारे जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी में किसी को स्पॉटिंग ब्लीडिंग शुरू हो गई है, 2 महीने का हमारा 3 महीने का है, और फिर वो उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है बच्चे की और वो मिसकैरेज की तरफ चला जाता है और शुरू में ग्रोथ रुक जाती है। और कुछ ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं कि शुरू में किसी तरह से चल पड़ी और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आखिरी 3 महीने हुए तो बच्चे की ग्रोथ की प्रॉब्लम आने शुरू हुआ, क्योंकि वो जो इतना एरिया होता है ना जिसमें कि वो प्रॉब्लम आ रही होती है, प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं हो रही होती, वो एरिया उतना सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं कर रहा, समझ लें आधा खून जो जाना था वो नहीं जा रहा। तो उसकी वजह से जो बेबी है वो शुरू में तो ग्रो करता रहा थोड़े थोड़े खून के ऊपर, लेकिन जब उसने थर्ड ट्राइमेस्टर में रैपिडली ग्रो करना था तो अब उसको प्रॉपर खून ही नहीं मिल रहा, तो उसकी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे जाके रुक के, और फिर ऐसी प्रेगनेंसी जो है वो इस तरह सामने आती है, ग्रोथ रुक गई, बच्चे की माँ के पेट में डेथ हो गई या शुरू में मिसकैरेज हो गए। तो ये जो चीज़ होती है प्लेसेंटल डिसफंक्शन कह लें, इसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो ये इसका इलाज है और बिल्कुल है, और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, क्योंकि पेशेंट्स इस तरह कहती हैं कि मैं तो मेरा एक बच्चा इस तरह से मिसकैरेज हो गया है, दूसरा बच्चा मेरा ग्रोथ कम होने की वजह से, तीसरे में मेरा सिजेरियन भी हो गया था लेकिन बच्चा नर्सरी में जाके एक्सपायर हो गया था। ऐसी बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्रीज़ को हम कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि खुद आम डॉक्टरों के पास, नर्सों के पास जाएंगे, बिल्कुल जो आप कहना चाहिए क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वो इस चीज़ को पिक नहीं कर सकेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो इसके लिए इसका बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट होता है और शुरू में आना पड़ता है प्रेगनेंसी के। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो, जिस वक्त आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, उस वक्त आपको कुछ मेडिसिन मिल जाए तो बड़े अच्छे से ये मसला सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप आएंगे एंड पे जब ग्रोथ रुकी हुई है, जिस वक्त आपको तो कुछ नहीं कर सकते उसका, तो ऐसे लोगों को मेरा मशवरा है जिनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं या किसी वजह से ग्रोथ कम हो जाती है, तो वो अपने कंसल्टेंट को ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, जहाँ पे दूर हो, फैसिलिटी ना हो, एटलीस्ट वो उन तक मैसेज एक जाना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे ही कंसीव करें उस वक्त शुरू में ज़रूर एक दफ़ा मुआयना करवाएं। आम प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो तो फिजियोलॉजिकल कुछ भी ना दिखाएं, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होती, सब कुछ ठीक चलता है, इवेंचुअली कुछ भी नहीं होता, घर में ही डिलीवरी भी हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर ऐसी हिस्ट्री आ जाती है, उनको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, हम सिस्ट के बारे में भी आप मुझे बता रही थी कि सिस्ट, हाँ, सिस्ट ऐसा होता है कि देखिए अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान को, हर फीमेल को 2 अंडेदानियाँ दी हैं। अंडेदानियाँ जो हैं हमारी, वो हमारी कहना चाहिए हमारी फेमिनिटी उसी से है। अंडेदानियाँ ईस्ट्रोजन बनाती हैं तो हम फीमेल हैं, और सारे फीमेल की क्वालिटीज़ हमारे अंदर अंडेदानियों के ईस्ट्रोजन की वजह से। तो हर साइकिल के अंदर, हर माहवारी के अंदर अंडेदानियों के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। जब हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन आते हैं वो अंडेदानियों के ऊपर एक्ट करते हैं, हार्मोन एक जैसे कहना चाहिए केमिकल हमारी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो अंडेदानियों के अंदर थोड़ी थोड़ी जैसे कहना चाहिए डेवलपमेंट होती है। तो छोटी सिस्ट नहीं मैं इसको कहूँगी, लेकिन ओवम बनता है जो कि आप कह लें कि इसका साइज़ 20 mm, 2 सेंटीमीटर, 25-30 सेंटीमीटर का भी, उसको हम सिस्ट नहीं कह सकते, वो छोटा सा साइज़ होता है 2-3 सेंटीमीटर का, कि वो हर साइकिल में बनता है और वो हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से फिर जो है हमारी बॉडी का फंक्शन सारा ठीक चलता है। तो अगर कभी कभार कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसमें कभी कभार वो जो ओवरी के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए हार्मोन की,
तो वो थोड़ी सी ये cyst बन natural जाती है, ये इसका नेचुरल कोई है। natural सिस्ट कभी कभार यानी कि हर फीमेल को उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में अच्छा, कभी इसका सिस्ट बनती है। कंसीव ना करने का कोई वो नहीं है कि बाज़ नहीं नहीं, छोटी मोटी सिस्ट अगर हो तो उसकी जस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, उसको सिर्फ हम ये करते हैं कि बस फॉलो पे रह लें, चेक करा लें। कभी कभार वो पेन करना शुरू कर देती है, अगर बहुत साइज बढ़ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। बाज़ औक़ात औरतों को, क्योंकि मैं सवाल इसी में बिल्कुल आम सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर हमारी औरतों में मैंने सुना है, जितना मैंने सुना है उतना मैं पूछना चाह रही था कि जिन लोगों को ये मसले हैं वो भी सुने। बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्टर हमें कहता है कि भाई क्योंकि चर्बी की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही। वो क्या सिस्टम है कि मतलब ये वाकई सही है कि इसके लिए आपको अपना वेट कम करना होता है? एग्जैक्टली, यू आर राइट। आप जिस चीज़ की बात करें ना, वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कभी कभार पिक होती है, किसी को नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर भी होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि ओवरीज के अंदर मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट्स हैं। तो वो पॉलीसिस्ट, उसके साथ कंसीव करने का भी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है कि वो प्रॉपर जिसे कहना चाहिए एक फॉलिकल बने, अच्छा सा ओवम बने और ओव्यूलेशन हो। ओव्यूलेशन जो है हर फीमेल की पूरे महीने में एक बार होती है। जैसे 30 डेज़ का किसी का साइकिल है, महीने बाद उसको माहवारी आती है, तो उसका एक दिन सिर्फ अंडा बनता है और वो दिन जो है वो यूजुअली मिड साइकिल के अराउंड, अगर किसी का रेगुलर साइकिल है तो 14, 15, 16 डेज़ इन दिनों में उसमें कंसीव करने के चांसेस फीमेल के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कंसीव ना करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि टाइमिंग का भी मसला हो सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आपको तो अपना साइकिल की ड्यूरेशन आपकी रेगुलर नहीं है, कईयों के साइकिल ही इरेगुलर हैं, प्रोलॉन्ग हैं, या फिर वही बात है कि हस्बैंड नहीं साथ रहता, कहीं अलग अलग रह रहे हैं, जॉब इस तरह की हैं, आपके टाइमिंग्स भी मैच नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें इसके वजह से भी। इसलिए तो हम 1 साल का टाइम कहते हैं कि 1 ईयर आफ्टर मैरिज एक नेचुरल कंसेप्शन की तरफ जाने दें, और इतना टाइम लग जाता है। तो क्योंकि आप उस वक्त, आपको तो नहीं पता होता, ये सारे सोशल फैक्टर्स भी चल रहे होते हैं साथ साथ। तो इसमें है कि जो आप बात करी ना पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, जिसमें कि थोड़ा चर्बी चढ़ने का थोड़ा सा कहना चाहिए कि फैटी हो गई हैं, जैसे हम उससे रिलेट करते हैं, क्योंकि इसका जो हल है वो वेट रिडक्शन है। और नॉट नेसेसरी के बहुत सारे पेशेंट्स या फीमेल्स जो आती हैं वो थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं कि कभी कभार वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी नहीं होती, तो इसलिए उनको थोड़ी सी यकीन भी नहीं आता कि डॉक्टर सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। उनको लगता है हम तो ओवरवेट नहीं है, हमारा तो वेट वैसे ही 55 या 60 या इतने से कम है। तो नॉट नेसेसरी कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा 10 किलो वजन कम करें। उसका है कि 10% बॉडी वेट, जैसे उसका एक ही प्रॉपर डाइट, बिल्कुल न्यूट्रिशन आपने वो बैलेंस करें अपनी जो खाने पीने में। देखें कि अगर आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, सब्जियां, सलाद, हर चीज़ का इस्तेमाल। जैसे हमारी औरतें भी माशाल्लाह से कमाल की होती है, हम लोग सिर्फ घी, ये समझते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। अक्सर ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि जैसे डिलीवरी भी होती है ना, तो वो घी तो ज़रूरी बना के ना पंजीरी बना के देनी है। हाँ, तो ये है कि ये उन दिनों में काम करती थी जहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं। अगर आप ज़ाहिर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो फिर तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे खाने की कि जो थोड़ा सा कैलोरी ज़्यादा दे। तो लेकिन अब हमारे यहाँ इतना ट्रेंड बदल गए, इतना काम हम नहीं कर सकते जितना पहली औरतें करती थी। तो अभी फिर हमें ऐसी खुराक की भी ज़रूरत इतनी नहीं है। अच्छा, हम उसी तरह बात कर रहे थे, क्योंकि रुबीना ने एक सवाल पूछा तो सवाल पे सवाल निकलते हैं। हम बात कर रहे थे नॉर्मल डिलीवरी की या नॉर्मल प्रेगनेंसी की, आप उस बात पे हम लोग आ रहे थे, लेकिन क्योंकि हम किसी और तरफ चले गए, लेकिन अच्छी बात है इस बारे में भी डिस्कशन करना। तो मेरा ये सवाल था कि भाई बाहर मुल्कों में तो बहुत प्यार से बेबी को लिया जाता है, बहुत इंजॉय करते हैं, और पूरा 9 महीने जो है वो एक इंजॉय का होता है। वर्क भी करते हैं, घर भी आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ही औरत कंसीव करती है तो एक गम सा छा जाता है। मैं सच बता रही हूँ, प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग, भाई ये नहीं करो, दर्द, रोज डॉक्टर के पास जाना रोज। क्या ये मेंटली हम लोग इसको प्रिपेयर नहीं हो रहे इस चीज़ के लिए? हाँ, जो बीमारियां हैं सो तो हैं, उसको तो मैं मानती हूँ, अगर डॉक्टर भी डिक्लेयर कर दे कि भाई इनको ये बीमारी है, इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने देखा बेड रेस्ट पे भी औरतें अपने आप को बहुत प्रेशराइज करती हैं, बहुत मेंटली। तो ये क्या वजह है और इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चे को? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी एक हमारे ना पॉपुलेशन में ऐसा है कि एक्सट्रीम्स हैं,
या तो कुछ ऐसे लोग हैं बिल्कुल ही निगलेक्टेड हैं, और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ओवर पैम्पर्ड करना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह है कि प्रेगनेंसी तो फिजियोलॉजिकल चीज़ है, ये इंजॉय करने वाली ही चीज़ है, और इस एक गिफ्ट है जो अल्लाह की तरफ से आपको मिल रहा है। और देखिए जब भी हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना, तो थोड़ा सा हमें उसके साथ मुश्किल भी थोड़ी सी आती है। बिल्कुल। तो ये तो कुदरती चीज़ है कि कोई आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ती है ना, तो उतनी सी आप उसको परेशानी नहीं कह सकते, उसके बदले में आपको जो गिफ्ट मिल रहा है आप उसको एंजॉय करें ना। आप परेशानी की तरफ बार बार अपने आपको याद करें कि ये मुझे ये परेशानियाँ, उसका शुक्र अदा करें कि ये। तो दूसरी बात है कि उसको फिर कभी कभार ना आपकी वाली बात बेड रेस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रेगनेंसी में। बेड रेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रूटीन की अपनी लाइफ जो है वो अपनी कंटिन्यू करें जैसे आपकी एक्टिविटी पहले थी। हाँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करें, आप एक्सरसाइज एक्सेसिव ना करें। अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर ने कहा कि आप बेड रेस्ट करें, तकरीबन वो वाली प्रेगनेंसीज होती हैं जैसे कि किसी को ब्लीडिंग हो जाए, या सिर्फ एक प्लेसेंटा प्रीविया होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अव्वल कभी जो खून की नालियाँ हैं वो बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह के आगे आ जाती हैं, वो भी 100 में से 2-3%, इससे ज़्यादा उसका इंसिडेंस नहीं है, यानी कि बहुत कम है। और उस सूरत में हम कह देते हैं कि ठीक है आप रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा सफ़र ना करें और चीज़ें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसके अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, उसमें अगर कोई आपको कोई और भी ऐसी कोई वजह नहीं है, बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं है, प्रीवियस कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को ऐसे कैरी करें जैसे कि आप नॉर्मल थे। पहले ही आपकी जैसे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप अगर जॉब करते हैं या वैसे अगर नहीं भी करते, रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो करें, और अपनी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फॉलो पे रहना है। आप इनिशियली तो बल्कि मंथली विजिट्स होते हैं, प्रेगनेंसी के 7 मंथ्स तक आपको सिर्फ मंथली विजिट करने हैं। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्होंने कोई 20 अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर कराए होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और अल्ट्रासाउंड को लोग समझते हैं कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, मैं जानती हूँ, इतनी हसास है कि प्रेगनेंसी में पता नहीं वो आप तो अल्ट्रासाउंड तो हर दूसरे दिन चेकअप के लिए जाती हैं, और मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि जब एक बार डॉक्टर ने कह दिया कि नॉर्मल हो तो भाई नॉर्मल हो। बिल्कुल। अब हम जब जाते हैं तो मेंटली हमें ये लगता है ना कि हम नॉर्मल ही नहीं है, हम नॉर्मल नहीं हो पा रहे। वो बात है ना, स्टार्ट में हर फीमेल को थोड़े से सिम्टम्स आने हैं, और अगर वो सिम्टम नहीं आएंगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी कि प्रेगनेंसी है भी है। ये तो प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं कि आपको थोड़े चक्कर भी आ सकते हैं, आपको वीकनेस भी होगी, आपको नॉर्मल भी होना है, तो हार्मोन्स कर रहे हैं प्रेगनेंसी जी, आप उन्हें उसके साथ अडॉप्ट कर लें, अपने आप को अपने हैबिट्स उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है। तो अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमें थोड़ी परेशानी होगी, बल्कि कि ये प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है। जैसे डॉक्टर ने इस चीज़ को एंजॉय करें, जैसे कि रहमत है तो रहमत की तरह एंजॉय करें। अल्लाह पाक ने इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि तकलीफ़ के बाद एक गिफ्ट भी बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिलता है, तो उस गिफ्ट को एंजॉय करने के लिए उस गिफ्ट के बारे में सोचें, और ये भूल जाए कि प्रेशर है या बॉडी में कोई वेट है, भूल जाए, बस ये याद करें कि वो गिफ्ट अंदर है बस बहुत जल्द बाहर आने वाला है। इसके बाद जो है हम जैसे कॉमन हम ब्लड प्रेशर, शुगर या बीमारियाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बीमारियाँ और ख़ासकर खुदा न खासा डेथ की वजह क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो विचार कहते हैं कसानी ब्रेक की जरिए साड़ी में घूम लेते हैं। वशत के गोली चारू का ब्रेकांचे सारे चुके मगर पुत्रान कन गए थे, और अनिमा खासी सरहाल जो सेम है, सरहाल मतलब खांसी जगह रोगी जो मेन टॉपिक है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर, शुगर, हम एकदम से औरत को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जो कि नॉर्मली उसे होती नहीं है, और बाज़ औक़ात वो बीमारी वो सूझ भी जाती है। मैंने बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें देखी हैं जो बहुत सूजी हुई होती है, मतलब वो मोटी नहीं होती, वो सूजी हुई होती है, स्वेलिंग होती है उनके मुंह पे, उनके फेस पे, उनके हाथ पैर पे। अच्छा, शुगर की बीमारी अचानक लग जाती है, तो ये क्या वजह है, और ये जो प्रेगनेंसी में खुदा न खासा डेथ के जो रेशो हैं वो कितने हैं और क्यों हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया है इसमें बेसिकली ये है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं होती, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई चीज़ होती है तो नेचर तो पूरी हमें
लेके जाती है ईज़ की तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ कहना चाहिए कि हर इंसान डिफरेंट है, तो इसी तरह से हर एक की बॉडी भी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है, तो कभी कभार थोड़े से चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल से हट जाती हैं। तो अब हमारा रोल जो है एज अ कंसल्टेंट इसमें ये है कि जब कोई चीज़ हटने वाली है तो अगर उसको जितना जल्दी हो सके पिक कर लें तो वो उतनी ख़राबी की तरफ नहीं जाती जितनी कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो चली जाएगी। तो इसमें जो आपने जैसे बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना और शुगर का हो जाना, तो ये चीज़ें सारी लिंक्ड हैं प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के साथ। प्रेगनेंसी की वजह से जो बच्चे की ग्रोथ के लिए हार्मोन चाहिए होते हैं वो अंदर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बॉडी से, और वो हार्मोन कभी कभार थोड़ा सा इस तरह के इश्यूज भी कर देते हैं। तो जैसे बीपी हाई होने का अगर हम देखा जाए मसला, तो बहुत सारे लोगों का बीपी हाई होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता क्योंकि वो चेकअप नहीं करा रहे, जो उनको मंथली विजिट करने चाहिए थे वो मिस हो गए, पता ही नहीं चला बीपी कब हाई है। अगर किसी को थोड़ा बहुत सर में दर्द भी हो रहा है तो इग्नोर कर दिया, और इसलिए तो हम ये कह रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी में मंथली स्टार्ट में जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाए तो एटलीस्ट मंथली विजिट तो ज़रूर करें। उससे ये होगा कि आपकी डिजीज़ पिक हो जाएगी, जल्दी पिक होगी तो उसमें बेहतरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात औरतें डरती नहीं है कि बीपी अगर हाई हो गया, जैसे कि आपने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि ब्लड प्रेशर है, तो जो टैबलेट होती है उसकी, तो वो बाज़ औक़ात उस टैबलेट को यूज़ करने के से भी डरते हैं कि भाई आदत हो जाएगी, बॉडी को आदत हो जाएगी, या हमेशा, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी लोग बीपी की जो टैबलेट लेते हैं वो पूरी ज़िंदगी फिर लेने लगते हैं। हाँ, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो एक अच्छी चीज़ है प्रेगनेंसी के बीपी की, आप पॉजिटिव भी देखें कि ये प्रेगनेंसी के साथ है। जैसे अगर कोई एज, जैसे किसी का पहला बच्चा है या एज कम है, किसी का पहले से बीपी हाई नहीं होता था, तो लाइकली कि जैसे डिलीवरी होगी तो ये टैबलेट छूट जाएगी आप। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर किसी का कोई एज ज़्यादा है या पहले से बीपी हाई हो रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, तो उनको लेनी पड़ सकती है, बाद में वो भी डोज कम हो जाएगी उसकी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको लेनी पड़ रही है तो आप उस पर रेगुलर, जिस तरह डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है आप ज़रूर लें, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे उसको, ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल में रखा जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी उतनी। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसको कंट्रोल में रखते नहीं हैं या इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि कंट्रोल हाई हो रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि ये तो मेरा इतना हाई नहीं है, इसको मुझे मेडिसिन नहीं खाने की ज़रूरत, ये तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है। और जब आपने मेडिसिन खाई और अगले दिन नॉर्मल रीडिंग आ गई, आपने सोचा अब तो नॉर्मल हो गया, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी छोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो है ना वो खुद ब खुद ना डिसीजन करें, जो कंप्लाइंट रहें, फॉलो पे रहें। और ये मसला जो हाई होने का बीपी, ये बहुत ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक हद तक भी जा सकता है कि इसमें माँ की जान को शदीद ख़तरा लाहक हो जाता है। तो मदर की जो डेथ्स हैं उसमें तीसरे नंबर पे जो मेन कॉज है डेथ्स की, वो मॉर्टेलिटी की वजह हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी में। जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं इसके साथ कि कई दफ़ा आपके माँ बाप में से, बहन भाइयों में से फैमिली में बीपी हाई होने का ट्रेंड होता है, तो वो लोग एट रिस्क ज़्यादा होते हैं। कभी नहीं भी होती ऐसी चीज़ें, फिर भी आप एट रिस्क होते हैं। प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ कभी कभार एक रिस्क बन जाती है, तो उसका हल यही है कि आप अगर बहुत हाई कंट्रोल से बाहर जाएगा तो डॉक्टर के पास आएंगे टाइम पे, तो वो डिसीजन टाइम पे ले सकें। चलिए हम इस बारे में बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कोई चारों का जी सानी ब्रेक की वजह साड़ी में वो इतना वाशत के गुली शहर का ब्रेकर ब्रेकर चलाएं जो कि वह कपुत्रान कर गए थे मानो कि वो मानो हमारे साथ सरपति रहे, खासकर जो प्रेगनेंसी दौरान हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सभी चीज़ गिरी और शर्म आप बिल्कुल भी इग्नोर करें। खुद मैं मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी बीवी जो है वो उनके डिलीवरी के लिए गई थी, तो अचानक पता चला कि इनका तो ब्लड प्रेशर हाई है। तो कोई बहुत अच्छी डॉक्टर थी उनको जिनके अंडर वो सारा प्रोसीजर हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो सकता है। मैंने आपको कहा था टैबलेट लेने की, क्या आपने दवाइयाँ ली रेगुलर? तो उसने कहा नहीं, मैंने छोड़ दी थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नॉर्मल हूँ, तो मैंने छोड़ दी थी। तो उसने कहा अगर अब आपने छोड़ दी थी, अब आपका हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो पा रहा। तो वो बेचारी बहुत मसले में भी थी। जाहिर बात है हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, ऑपरेट करना एक बहुत बड़ा अपने में एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें जो आपने कही कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, जो कि फोकस होते हैं। और एक और आपने बात की कि हमें अक्सर अम्माएँ जो है वो बिठा देती हैं, भाई हमारे दौर में तो ऐसा होता था, हमारे दौर में तो हम ऐसे नहीं होते थे। तो ये शर्मिंदगी से भी लड़कियां अक्सर बैठ जाती हैं कि भाई मैं अगर ज़्यादा नखरे करूं या बोलूं कि मुझे तकलीफ हो रही है तो मुझे ये सुनने को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। इसकी जो अवेयरनेस, जैसे आपका फोरम है कि अब अवेयरनेस मैक्सिमम चाहिए लोगों को कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है। जिसका बीपी अगर हाई हो रहा है उसको इग्नोर ना करें, इस लेवल तक ना जाए मरीज़ कि वो निगलेक्ट होने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ जाए। और फिर इसका बच्चे पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है बीपी हाई का। कभी कभार ऐसे लोगों के बच्चे इंट्रा यूट्राइन डेथ जिसको हम कहते हैं, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। या जैसे आप कह रही हैं कि कई दफ़ा वक्त से पहले ऑपरेशन का डिसीजन करना पड़ता है, क्योंकि अब हम वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल रूट से नहीं करा सकते, क्योंकि वो नेचुरल लेबर तो उसको शुरू होनी है 9 महीने पे जाके, जब पूरा होना है। वो कुदरती दर्दों का टाइम अपनी दर्दों में जाने के लिए उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बीपी इतना ख़तरनाक हद तक हाई हो जाता है कि डिलीवरी ही उसका एक हल है कि बच्चा पैदा हो ताकि इसका बीपी नॉर्मल हो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा आपके तजुर्बे के मुताबिक, क्या आपके सामने तो काफ़ी मरीज़ें आती होंगी, डेथ की मेन वजह क्या होती है? नंबर वन कॉज, जैसे अगर हम देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वजहें और हैं। हम चूँकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं, हमारे फैक्टर्स और हैं, तो हमारे अंदर वजह भी और है। अब जो कहना चाहिए कि हेमरेज, जिसको हम ब्लीडिंग कह देते हैं हमल के दौरान, एक्सेसिव ब्लीडिंग, थोड़ी ब्लीडिंग नहीं, वो ऐसी ब्लीडिंग के जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है, वो एक सबसे पहली नंबर 1 वजह है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। मैं इससे पहले आप सबको ये बताती चलूँ कि ये इस बात पर रिसर्च भी करे और इस बात पर काम भी करे सारी डॉक्टरें कि ये वजह जो है जल्द अज जल्द आपके काबू में आए और औरतें जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो और प्रेगनेंसी के दौरान कोई डेथ ना हो। जी, तो अब ये जो हेमरेज की क्या वजह है, उसकी वजह है कि अगर किसी ने अपना प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप ही नहीं कराया और उसकी अवल नाल, जिसको कि खून की नालियाँ कहते हैं बच्चे की, वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के आगे पड़ी थी, और घर में दाई आ गई है कि मैं डिलीवरी करा देती हूँ, उसको दर्दें शुरू हुई हैं, उसका मुआयना किए हैं कुछ, तो वैसी ब्लीडिंग शुरू होगी कि वो बिल्कुल हैवी ब्लीड करेगा मरीज़। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा तो वो, अब 5 लीटर इंसान के अंदर ब्लड है तो 3-4 लीटर तो ब्लीड कर ही चुका हो जाएगा बिल्कुल। कभी कभार ऐसी बुरी हालत में मरीज़ आता है कि उसके अंदर खून की शदीद कमी हो चुकी होती है। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि मदर्स की, कहना चाहिए, मैटरनल मॉर्टेलिटी का। अब वो जब ब्लीड इतना हो चुका होता है तो उस वक़्त हमारे पास फ़ौरन से इतना ब्लड उसको लगाने के लिए कई जगहों पे नहीं होता, और छोटे छोटे सेटअप्स में तो ऐसी फैसिलिटी होती ही नहीं कैसे मरीज़ों को रखा जाए, और तो उनको टर्शरी केयर तक पहुँचते पहुँचते ही 2 घंटे लग जाएंगे। और मीनवाइल यह है कि फिर ब्लड अरेंज करने के लिए आप ज़ाहिर रिलेटिव्स को बुलाएंगे, बंदे अरेंज करेंगे, तो उसका एक सिंपल हल था कि यही अल्ट्रासाउंड उसका अगर हुआ होता 7 मंथ में, 8 मंथ में, और उस पर पता चला होता कि इसकी अवल नीचे है और इसको नॉर्मल लेबर का ट्रायल देना ही नहीं है, इसको तो हॉस्पिटल में प्लान्ड सर्जरी होके, तो फिर भी उस वक्त भी वो एट रिस्क होती है, तो वो चीज़ें फिर अवॉइड हो सकती हैं। तो अब हमारे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े यानी कि जैसे शहर हैं, उनके अंदर तो ऐसी सहूलतें हैं कि लोग अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। पेरिफ्रीज में ये डेफिशिएंसी है कि वहाँ पे लोग डायग्नोज नहीं होते, अनडायग्नोज इस तरह से करके फिर आते हैं। और एक और वजह जो हेमरेज की, ब्लीडिंग की बहुत है कि कभी कभार डिलीवरी भी सही हो जाती है, मदर की घर में होम डिलीवरी हो गई है और दाई ने से बच्चा भी बच गया, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अवल निकलती है, उसको हम PPH कहते हैं, और वो भी ऐसी कोई अगर उसको मतलब कहना चाहिए कि 10-15 मिनट भी मरीज़ ब्लीड कर जाए तो अच्छा खासा ब्लीड कर जाता है, शॉक में चली जाती है, मरीज़ बेहोश हो जाती है इतना अचानक से, जैसे किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता है तो ब्लीडिंग होती है, मरीज़ बेहोश हो जाता है, तो ये भी सेम लाइक यही कंडीशन होती है, एकदम से ब्लीड जब बॉडी से निकलेगा तो मरीज़ बेहोश हो जाएगा और उसकी जान खतरे में आ जाएगी। तो ये नंबर 1 कॉज है हमारी मोर्टेलिटी का। और इसमें जो वही एरियाज़ हैं जो कि पेरिफ्री के, जहाँ के सहूलतें नहीं होती, इसके लिए हम
कोशिश करते हैं कि बर्थ अटेंडेंट्स जो हम ट्रेन करें, मैक्सिमम मिडवाइफ, नर्सेज, हर जगह तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो एटलीस्ट लोगों को ये इनिशियल मेजर्स आनी चाहिए कि इसको ब्लीडिंग को रोकना कैसे है, फ़ौरन से मरीज़ को हॉस्पिटल पहुँचाना है। और जैसे कि आपने कहा कि हमें अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है, पता चलना ज़रूरी है। एक तो मतलब ये तो बहुत अच्छा, हमारे लिए किस मंथ की किस मतलब कौन से मंथ में, जैसे कि आपने कहा कि बिगिनिंग के 3 मंथ, फिर मिड के, फिर लास्ट के, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप तीनों में से एक कहेंगे किसी ने एक ही अल्ट्रासाउंड करवाना हाँ, है, जैसे डी तो कोई बंदा बंदी उसको चाहिए कि वो फिर एटलीस्ट मिडल ऑफ द प्रेगनेंसी में ज़रूर करवाए। ठीक है, अर्ली में चलो ठीक है, प्रेगनेंसी से निकल जाएगी या नहीं भी कराएगी तो ज़्यादा मिसकैरेज ही हो जाएगा, मतलब 7वें मंथ में या 6ठे मंथ बिल्कुल उस वक्त ज़रूर करवाए कि उस वक्त जो अवल होती है वो पिक हो जाती है कि नीचे है, और उसमें बच्चे के अज़ाब भी चेक हो जाते हैं, और एटलीस्ट कम से कम उसको ये पता हो कि मेरे सब कुछ नॉर्मल है। और फिर 3rd ट्राइमेस्टर में भी ज़रूरी होता है ग्रोथ वगैरह देखने के लिए, लेकिन मिडल में एक ज़रूर करवाए 5वें 6ठे महीने के दौरान, जिसमें कि अगर कोई रिस्क फैक्टर आता है, उसमें अगर परेशानी की कोई बात आ जाती है तो वो पिक हो जाए और फिर बाद में फॉलोअप कर लेंगे, वो उसको चेक कर लेंगे दोबारा। तो और ये एक ऐसा महीना है, मतलब प्रेगनेंसी मैंने कहा ना खूबसूरती है, दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक औरत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी माँ बनना है, और इसीलिए जाहिर बात है हम फैमिली सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहली टेंशन भी यही है क्योंकि मुआशरा हमें टेंशन दे देता है। तो जैसे कि इन्होंने कहा अंशु की आवाज़ है मोकमो बलूचे वशा इसमें बोल रही हूँ बलूचे वशा अंशु की बानों का गो कि अम्मा वादा कि इसमें निशार या इसमें जने इसमें प्रेगनेंट भी या नबी टेंशन मत देता, ये बिल्कुल फ्री होती लाइफ एंजॉय करके मिले मर्द में एंजॉय का भाई होती लाइफ आ अल्लाह पाक का ये नसीब जब ये कुता इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द वत औलाद बीतती, अगर औलाद अल्लाह पाक अचर औलाद जो से रहमत बिदा आई अलावा जब प्रेगनेंसी भी तो अल्लामा डॉक्टर पेश बेदार रहता, हाँ डॉक्टर पेश बेदार था, टेंशन मजी रहता है, नॉर्मल बिजी रहता, खुशी तुका बिजी रहता, इंजॉय बेख लेता, रूटीन तुका कार बेख लेता, मसला ही नहीं थी, भले चेकअप करना ज़रूरी है ताकि पता बिजली कि आया में ख़तरा तो नहीं थी प्रेगनेंसी तुका, नॉर्मल प्रेगनेंसी को रहने लोग इंजॉय बेख लेती नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अच्छा, अब हम जाते हैं, प्रेगनेंसी की बातें तो काफ़ी हो चुकी है, मज़ीद आप कुछ और कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। इसमें यह है कि जब 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं ना, अब एक तो किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीड होने का रिस्क है और पहले से खून भी बहुत कम है, तो वो जो किसी के अंदर खून जो 5 लीटर की बजाय ऑलरेडी 4 या 3 लीटर है, तो उसमें से थोड़ा सा भी निकलेगा तो वो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हो जाएगी, एट रिस्क आ जाएगी। तो चेक कराने का ये मकसद होता है कि अगर किसी के अव्वल नीचे है, हमें लग रहा है कि इसको डिलीवरी के दौरान ज़्यादा रिस्क है, किसी के बहुत बच्चे हैं, हमें थोड़ा सा रिस्क पता चल जाते हैं कि ये एट रिस्क है, तो उसका एटलीस्ट हम खून ज़रूर पूरा करने की कोशिश करते हैं कि लेबर से पहले उसका खून पूरा होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप खुद से, और बहुत सारे पेशेंट्स ना ये करते हैं हमारी कम्युनिटी में, अल्ट्रासाउंड करा के समझते हैं हमारा काम पूरा हो गया, और उसको किसी को दिखाना या वो बताना या किसी से कंसल्ट करना उसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हमने और एंगल से देखना है, अल्ट्रासाउंड वाले ने और एंगल से देखना है चीज़ों को, हमने उसका असेसमेंट करनी है कि लेबर के दौरान एट रिस्क है कि नहीं है, तो उसमें फिर खून की कमी, ये सब चीज़ों को करना होता है। तो ज़रूर एंटीनेटल केयर अपनी रखें, अपने काम भी सारे रखें, और ज़रूरी नहीं कि रोज़ हर हफ्ते चेकअप कराएं, स्टार्ट में तो इवन मंथली चेकअप इज़ सफिशेंट। और 3rd ट्राइमेस्टर जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें डॉक्टर के साथ ज़रूर अपना लिज़ॉन रखें, आप चेकअप कराते रहें, क्योंकि उसी में ब्लड प्रेशर होना है, उसी में शुगर होनी है, वही टाइम है जिसमें बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट होनी है, और वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टाइम है। ये कुछ एहतियाती तदाबीर है जो हमने आपसे, डॉक्टर ने आपसे वो शेयर की, और अगर आप वाकई में प्रेग्नेंट हैं और अगर आप या प्रेग्नेंट नहीं हैं तो इंतज़ार करें, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, जल्दी फ़ैसला ना करें इस चीज़ पे, और तकरीबन एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है इस मामले में ताकि मज़ीद कोई ख़तरा ना माँ को हो ना बच्चे को। अच्छा, अब हम जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस पे। ये अक्सर लड़कियों को होता है, और हमने देखा है कि सख्त बाल, मुंह पे सख्त बाल निकलना, या कुछ ऐसे इनके सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं दिखने में। लड़कियां बेचारी बहुत टेंशन में आ जाती हैं क्योंकि फेस सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इंसान की, और ख़ासकर हमारी लड़कियों की। तो ये इसकी वजह क्या है, और इसके अंदर शादी के बाद उस लड़की को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो क्या हो सकती है?
बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया कि अगर किसी के चेहरे पे बाल आ रहे हैं, स्टार्ट में हार्मोनल इम्बैलेंस डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकता है। किसी को कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को दूसरा, और ये कहना चाहिए रिप्रोडक्टिव एज जिसको हम कहते हैं कि जैसे किसी लड़की के पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं, वहाँ से लेके जब तक उसकी पीरियड्स ख़त्म नहीं हो जाते किसी फीमेल के, ये रिप्रोडक्टिव एज है हमारी। इसमें किसी तरह से भी हमारे पास प्रेजेंटेशन हो सकती है। कोई आ जाएगा हमारे पास कि मुझे पीरियड्स ख़राब हो गए हैं, मेरे नॉर्मल मंथली आते थे लेकिन अभी मुझे देर से आने लग गए हैं, 2 महीने पीरियड्स नहीं आए, 1.5 महीना नहीं आए, 3 महीने नहीं आए, हर एक का अलग अलग। कभी कभार कोई ये भी कहेगा कि नहीं पीरियड्स तो मेरे बिल्कुल रेगुलर हैं, और ऐसे रूटीन में कोई अल्ट्रासाउंड का चेकअप हुआ है और उसके ऊपर पता चला है कि थोड़ी सी अंडरदानियाँ सूजी हुई हैं, उसके अंदर कोई सिस्ट बन रही हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज उनको कहते हैं। कुछ ऐसी भी फीमेल्स हैं जो कि इन दोनों मसलों के साथ नहीं सिर्फ जस्ट बालों की वजह से आ गई हैं, उनके पीरियड्स भी रेगुलर हैं, और थोड़ी सी ओवरवेट हो सकता है कोई उसके साथ। तो बेसिकली या फिर शादी हो गई है तो अभी कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसमें ओव्यूलेशन का इशू। तो ये डिफरेंट तरह के क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनके साथ कोई प्रेजेंट कर सकता है। तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCO इसको आम ज़ुबान में कहा जाता है। और ये कहना चाहिए कि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है आपकी, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसने रिवर्ट बैक कैसे होना है। नॉर्मल की तरफ भी जा सकती हैं आप, जल्दी जैसे आ जाएगा, कोई शुरू की स्टेज में आ जाएगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं रिवर्ट होने के। और अगर कहना बहुत सिंड्रोम है, बहुत एडवांस फॉर्म में चली गई है, हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो चुका है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह चीज़ें ख़राब होने में टाइम लगता है तो सही होने में भी उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसमें बहुत सारे लोग फेड अप हो जाते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि अब हम डॉक्टर के पास गए हैं, बुखार की दवाई ली, कल बुखार ठीक हो गया। तो ये उस तरह का सिनेरियो नहीं है। इसमें हो सकता है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, कभी कभार इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है हार्मोन्स को वापस आने में। मतलब तो ये जो है ट्रीटेबल है, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, बिल्कुल। और क्योंकि नंबर 1 इसमें ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है कि मैं आपको ये दवाई दूं, ये फटाफट आपका ट्रीटमेंट हो गया। इसमें स्लो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, आपकी वॉक, आपका हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इसकी कॉज यही है ना, ये हार्मोन्स है आपके डिस्टर्ब हुए में। हार्मोन्स तब डिस्टर्ब होते हैं, उनकी रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी सी इंसुलिन ज़रा ज़्यादा बनने लग जाती है, और वो इसलिए बन रही होती है कि हम थोड़ी सी मीठी चीज़ें या कोई ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी वॉक नहीं कर रहे, चल फिर नहीं रहे, तो वो चीज़ें हमें मॉडिफाई करेंगे तो वो वापस जाएंगे हार्मोन आपके जो अंडरदानियों के हार्मोन हैं वो भी उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। साथ मेडिसिन भी होती हैं, तो दोनों चीज़ें फिर बैलेंस करके तो अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। मतलब वही बात है कि हमें सजेशन दी जाए तो बेहतर है कि हम एक महीना हम हार जाते हैं। अच्छा, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने देखा है अपने घर में, देखूँ या टोटल पाकिस्तानियों का मिजाज देखूँ, कोई भी ट्रीटमेंट वो पूरा नहीं करते। चाहे जैसे कि आपने कहा कि मेरे पास आती है प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा होती हैं, कि बाद में आ जाती है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट ही वो कंप्लीट नहीं कर रहे होते, रुक जाते हैं जहाँ पे कहते हैं कि अब बेहतरी आ गई है। जब डॉक्टर कोई टाइम पीरियड बताता है तो इसका मतलब है उसको पता है कि इस बीमारी की नौयत क्या है और इसको कैसे ट्रीट करना है और कितने दिनों तक ये मेडिसिन इसको जो है बीमारी ख़त्म हो सकती है या कितने दिन लगा सकती है। तो ये एक जारी बात है, एक मैकेनिक को ही पता होता है कि गाड़ी की नौयत क्या है और किस तरह से उसे रिपेयर करना है। तो उसी तरह ये भी हमारे मैकेनिक है, हम जो है वो गाड़ी है जो यहाँ पे रिपेयर होने जाते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। गोरी चारू का कसानी ब्रेक की ज़रूरत साड़ी में बोल देता। वशक के गोली चारू का ब्रेकन सारी के माँ तकरीबन बानों की माँ हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे थे। तो ये एक और चीज़ भी आती है, तकरीबन आपकी बात कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अगर मज़ीद जो है आप लड़कियों को अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, ख़ासकर हमारी लड़कियों को अक्सर पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है और अक्सर शर्माती भी हैं। अच्छा, ये कोई इसमें अब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि दौर इतना आगे जा चुका है
कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो हमारा औरत का जिस्म या औरत का सिस्टम है, इससे कोई शर्म हया होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी सिस्टम से दुनिया बननी है, इसी सिस्टम से माशरा बनना है, इसी सिस्टम से आपकी एक ग्रोथ होती है, यही तो आपकी मशीन है। अगर हम देखें तो बिल्कुल ही शर्माना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है। अक्सर हम कहते हैं औरतों की बीमारियां, तो औरतों की बीमारियां हमेशा पर्दे में रखी जाती हैं, और उसी पर्दे में रखने के चक्कर में वो बीमारियां 1 से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। एग्जैक्टली, सही कह तो रही मेरे हैं आप। ख्याल से अब हमें हाँ। खुल के इस बारे में बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। असल में वही है कि जितना जल्दी आप प्रेजेंट कर जाएंगे ना, आपकी यानी किसी डिस्कस कर लेंगे, तो उसके कामयाबी के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे उसकी ट्रीटमेंट के, बजाय इसके कि आप किसी से डिस्कस ना करें, शुरू में ये समझें कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अभी इसको जो है वो फीमेल जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही होती हैं, तो किसी की मदर कह देगी अच्छा तुम अपनी चच्ची को या फलाने को ये ना बताना, इससे तुम्हें मतलब वो लोग समझते हैं कि उसके रिश्ते नहीं आएंगे, पता नहीं कोई समझेगा कि ये कोई बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा समझ लेते हैं, कैसी चीज़ है कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओ वाला है, बहुत सारे लोग ऐसे शादी के बाद खुद भी कंसीव कर लेते हैं इस मसले के साथ, अगर थोड़ा मसला है तो। और थोड़ा सा मसला अगर है तो आपकी कभी कभार डाइट कंट्रोल से, वॉक से, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। तो इसको छुपाएं नहीं आप, इसको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा, कोई खुदा ना खासा कैंसर थोड़ी है जिसे आपने छुपाना है। तो ये है कि हमारी आजकल जो ट्रेंड्स क्या हैं कि सुबह नाश्ता नहीं करके गए, कॉलेज गए हैं, वहाँ कैफेटेरिया में पिज़्ज़ा भी खा लिया है, या बर्गर खा लिया, या कोल्ड ड्रिंक पी ली है, यही हो रहा है। और फिर उसके बाद रात को भी जो घर में खाना बना है वो तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा खाने को, और मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, और मैंने कोई जंक फूड जो मेरी पसंद की चीज़ है वो मैंने कर ली। और ये फिर पहले ज़माने में जैसे कि हम जब थे तो कभी हम हफ्ते में एक बार आउटिंग कर लेते थे, तो हमें लगता था ये भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, या महीने में कभी कोई पार्टी में चले जाते थे। अब तो डे टू डे खाने पे तो कोई जाता ही नहीं था। हाँ, खाना तो घर का ही होता था, घर का ही होता था, सब जाते थे। हाँ, तो वो भी, उसमें भी कभी कभार होता था कि कुछ चीज़ें घर की हैं, कुछ बाहर की हैं। जी जी। अभी तो घरों में भी ये ट्रेंड हो गया है कि फ़ास्ट फूड ही ऑर्डर करना है, और जब दिल चाहे बच्चों ने खुद भी ऑर्डर कर लेना है। और बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो नाश्ते में भी चीज़ें आ रही हैं बेकरी की आ रही हैं, ब्रेड भी आ रही है। तकरीबन बच्चे जो है अभी बाहर का खाना ज़्यादा जो प्रेफर कर रहे हैं बनिस्बत घर के। लेकिन इसमें माँ बाप को भी सलाम है कि थैंक यू भरत, माँ बाप को भी सलाम है कि बाहर के खाने को अलाउ कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक, अरे भैया हम लोग अपने हाथों से अपने बच्चे को जहर खिला रहे होते हैं या पिला रहे होते हैं, वो भी खरीद के, पैसे भी दे रहे हैं उसके, और खरीद बीमारी रहे हैं, और बीमारी को ठीक होने में ये नहीं पता कि कैसे ठीक होनी है, कितना टाइम लग जाने उसको। तो हमारे बैकग्राउंड में जो है क्या हो रहा है, हम सिर्फ दोनों देख पा रहे हैं इसलिए हम हंस रहे हैं। हाँ जी, आप बोल रही थी, आप बोले। तो इसमें मैं अवेयरनेस दूंगी अपने यूथ को कि आपकी जो डाइट है वो बहुत नेचुरल चीज़ें, सब्जियां भी खाएं, सलाद भी खाएं, दालें भी खाएं। एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं, जंक फूड खा के जो वेट पुट ऑन करती हैं, फिर डाइट के लिए कुछ भी नहीं खाती है। हाँ, मतलब डाइट खाना बंद कर देती है। हाँ, एक तरफ तो एक्सट्रीम है, पहले वेट गेन और फिर उसके बाद बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाना, और फिर जब एक्सट्रीम पे जाती हैं तो फिर माएँ भी परेशान हो रही थी, हाय मेरा बच्चा कुछ नहीं खा रहा। तो एक बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए। इसमें मदर्स का भी बड़ा रोल है। मदर्स भी ज़ाहिर है समझाते तो होंगी, लेकिन बच्चे भी आजकल के थोड़े से, तो जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं होगी ना बच्चों को खुद कि मैंने ये करना है, मेरे फ़ायदे के लिए ये चीज़ है, और इसमें मेरे ये फ़ायदे हैं, तो मुझे इसको करना है, क्योंकि फ्यूचर के प्रॉब्लम मेरे बढ़ जाएंगे। तो जब अगर किसी लड़की के पीरियड्स ख़राब होते हैं, हाँ और फैक्टर भी हो सकते हैं पीरियड ख़राब होने के, नॉट नेसेसरी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से ख़राब होने हैं। कभी कभार सिंपल एग्ज़ाम का प्रेशर है, थोड़ी सी स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल, या कोई बीमार हो गया, या किसी को बुखार लंबा हो गया, या किसी और वजह से भी एक आधा साइकिल तो कभी कभार ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए नहीं। लेकिन अगर एक साल में रिपीटेडली आपके साथ इस तरह हो रहा है तो फिर आप ज़रूर इस पर थोड़ा सा कंसर्न आप शो करें। आप अपने आप को एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा लें कि आपकी ओवरीज़ में ये मसला तो नहीं हो रहा, और अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करे तो फिर आप उसको फॉलो करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा वॉक ज़रूर करनी चाहिए, बेशक आप आधा घंटा ही टाइम निकालें उसके लिए, और
अपनी एक्टिविटी हमारी बिल्कुल ऐसा लाइफस्टाइल हो गया सेडेंटरी, एक जगह बैठे बैठे सारा दिन गुजर जाता है, वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा ये तो बात होगी इसकी, लेकिन एक और हम बीमारी पे आते हैं। हाँ, चाय मुझे देर से मिली तो मेरा गला तो ख़राब होना ही है। ये जो पेशाब की कब्जियत होती है तकरीबन औरतों में, एक तो कब्जियत होती है, एक होती है वो रोक नहीं पाती हैं। ये दो चीज़ें जो है उनमें बहुत कॉमन होती है। मैंने काफ़ी औरतें देखी हैं जो पेशाब रोक नहीं पाती हैं, उनमें शायद बस उनको अचानक इनकॉन्टिनेंस वाला, ये स्टूल्स का, बड़े पेशाब की बात करें? जी जी, नहीं नॉर्मल यूरिन का। सही, ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं हम। तो ये दोनों की वजह क्या है और ये ज़्यादातर औरतों में क्यों कॉमन है? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, यानी कि आप इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन कर रही हैं ना, कि जो कि हम वैसे दूसरों को बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फीमेल्स में क्यों कॉमन हैं, तो उसमें यूरिन के प्रॉब्लम्स भी हैं सारे, यूरिन के इन्फेक्शंस हो गए, यूरिन का जैसे आपने कहा इनकॉन्टिनेंस हो गया, आदमियों को नहीं होते क्योंकि उसमें डिफरेंस आ जाता है कि नेचुरल जो एक स्ट्रक्चर है ना हमारा फीमेल का, हमारा यूरेथ्रा फीमेल्स का छोटा होता है, लेंथ उसकी कम होती है, मेल्स का यूरेथ्रा बहुत लंबा सा होता है, तो उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो फीमेल्स का चूँकि शॉर्ट यूरेथ्रा है, फिर ऐसा कि नेचुरल एक एनाटॉमिकल ऐसा है कि में वेजाइना भी साथ ही होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पैड्स वैड्स यूज़ करना, ये सब चीज़ें, फिर स्कूलों में कॉलेजों में वॉशरूम पीरियड के दौरान सफाई का ख्याल ना रखना, बिल्कुल ये हाइजीनिक इश्यूज़, क्योंकि वो शॉर्ट यूरेथ्रा है तो कोई भी चीज़ इन्फेक्शन है बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है ब्लडर तक। तो बचपन से लेके ही फीमेल्स जो छोटी इवन यंग गर्ल्स होती हैं तो वो वॉशरूम के इश्यूज़ ये सारी चीज़ें, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लैडर के इन्फेक्शन जिसको हम कभी कभार वो आते हैं कि पेशेंट पेन हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन कहते हैं, जलन हो रही है यूरिन में, या यूरिन बार बार आ रहा है, या दर्द हो रहा है पेट के निचले। अच्छा, ये मैंने ज़्यादातर बड़ी औरतों में भी देखा है। जो कब्जियत की मैं बात कर रही हूँ, पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें ये औरतें जो है, एक दवाई आती है, वो नॉर्मली आपसे और मुझसे दवाई मांग के पी लेती हैं, वो बगैर वजह जाने कि भाई मुझे क्यों ये चीज़ हो रही है, तो क्या ये सही है? आई डोंट नो, दवाई ऐसे तो नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर इसके लिए आप यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात करिए ना, जो कि यूरिन लीक हो जाता है, फिलहाल मैं कब्जियत की बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास वो आपकी बात ठीक है, ओवर द काउंटर मेडिसिन मेडिकल स्टोरों वालों ने रखा होता है, हमारे पास ये दवाई अवेलेबल है, और वो चूँकि वो सिरप होता है वो लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन वो वक्ती ठीक होता है, वो तो फॉर द टाइम बिंग आपने मेडिसिन ली तो ठीक हो गया, बेसिकली तो उसकी रूट कॉज तो ठीक नहीं हुई। रूट कॉज उसकी आपकी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, या आपका थोड़ा सा जैसे एज फैक्टर हो जाता है, किसी का को बहुत ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं ना, उनकी सब चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो गट भी ज़रा स्लो हो जाती है, और उसको कोशिश करना चाहिए खुराक से ठीक करने की कोशिश करें। आप अपनी खुराक को बेहतर करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बगैर दवाई के ठीक हो जाएंगी। हम पानी भी तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उसमें एक अगर नीम गर्म पानी पी लें ज़्यादा अच्छा है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल, कच्ची सब्जियों का सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे खीरा हो गया, आजकल गाजर है, मूली है, ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर थोड़े पानी भी होता है, और वो ज़्यादा लें, या कोई फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे कि कीनू है या ये मौसमी है, इस तरह की चीज़ें, आड़ू हो गए, अमरूद हो गए, ये चीज़ें भी जो है वो आपकी गट की मोटिलिटी बेहतर करती हैं। कब्जियत की मैं बात कर रही हूँ, ये डिलीवरी के बाद औरतों को अक्सर पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि डिलीवरी के बाद आपको यूरिन करना लाजमी है, और ये डॉक्टर के सामने होता है, मतलब वो अपनी कॉन्फिडेंस में लेती है, फिर आपको घर भेजती है। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है हमें भेज दिया जाता है कि आप घर जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि पता नहीं चलता, तो लड़कियों को जो है अक्सर वो वहाँ से कॉन्स्टिपेशन होती है यूरिन की, वो कितना ख़तरनाक होता है? यूरिन पास करवा के ज़रूर भेजना चाहिए। पेन की वजह से अगर पेशेंट, कभी कभार ये होता है कि डिलीवरी की थोड़ा सा पेन होता है बाद में भी, तो वो नहीं, उसको फीलिंग ही नहीं आती ना यूरिन पास करने की, तो इसलिए थोड़ा सा हम इनकरेज करते हैं कि ये जाएं, खुद वॉशरूम जाएं, यूरिन पास करें, सेंसेशन थोड़ी सी कम हो जाती है फॉर द टाइमिंग। तो अगर वो नहीं करेंगे यूरिन, तो कभी कभार यूरोटेंशन हो जाती है, इतना बड़ा ब्लैडर ऊपर फिल हो जाता है, और पेशेंट को तो फीलिंग ही नहीं आ रही, और वो पेन की वजह से भी यूरिन नहीं पास कर पा रही। तो इसलिए हम तो इनकरेज करते हैं कि हमारे सामने जब तक यूरिन नहीं पास हो जाएगा, घर से फिर पेशेंट डिटेंशन के साथ, सीवियर पेन के साथ कभी कभार प्रेजेंट कर जाते हैं, और उसके साथ ब्लीडिंग होने का भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं।
जो हेमरेज जिसकी हम बात कर रहे थे कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग जो होती है उसके भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो है कि उसको करने से बेहतर है कि हर पेशेंट जिसकी डिलीवरी हुई है उसको 6 घंटे के अंदर अंदर यूरिन ज़रूर पास करना चाहिए। हाँ, तो ये उसको खुद भी ध्यान रखना चाहिए। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हालांकि होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं, सलाम है उन डॉक्टरों को भी। मैं कभी कभी हैरान भी हो जाती हूँ कि हर पेशेंट को मैं क्योंकि कोयटा से मैंने वो किया था, तो मैं एक डॉक्टर को देख रही थी बड़ी प्यार से, हालांकि बहुत लंबी कतार थी उनके सामने, लेकिन बड़ी ही प्यार से हर एक पेशेंट को समझा रही थी, क्योंकि वहाँ की औरतें जो है वो गाँव से आती हैं, वो अपना शोबा बखूबी से निभा रही थी। और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं अक्सर ये 24 घंटे काम कर रही होती है, और इतने सारे मरीज़ आ रहे होते हैं, ख़ासकर अगर हम बात करें देहातों की, देहातों से भी मरीज़ आते हैं यहाँ पे, तो इतने सारे मरीज़ होते हैं, इन सबको ट्रीट करना, इन नर्सों को सलाम है कि इतनी मेहनत करती हैं। हाँ, थोड़ी सी गुस्से में भी आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका पाला वहाँ पे भी पड़ता है जहाँ पे लोग समझ नहीं पाती। अब यहाँ पे एक पढ़ी लिखी औरत भी आ गई, उनको भी वो वही वैसे ही ट्रीट करती है, क्योंकि उनका मिजाज वैसे बन जाता है। लेकिन अप्रिशिएट करें इन लेडी डॉक्टर और नर्सों को जो इतनी खिदमत करती हैं भाई औरतों की, ख़ासकर अपने अवाम की, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अच्छा, ऐसी कौन सी डिसीज़ है या बीमारी है या कौन सी ऐसी गलती है जो आप, क्योंकि हमारा लास्ट सेगमेंट भी बचा है, मैं चाहती हूँ अभी आप अपने से बोले कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम औरतों से हो जाती है और उसके बाद हम बहुत बड़ी चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत बड़ी बीमारी फेस करते हैं। जो इसमें जो एक तो जैसे हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो वो एंटीनेटल केयर के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई अपना चेकअप नहीं कराता, पूरी टाइम पे नहीं चेक कराता और 9वें महीने में वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट करके आता है, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा ये होती है कि ये चीज़ अगर पहले हो जाती तो फिर ये इस तरह से सेव हो जाता। तो ये एक तो ये चीज़ है कि अपना फॉलोअप एंटीनेटल केयर में प्रेगनेंसी के दौरान, इतना लंबा टाइम है 9 महीने का, तो कभी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें अपने लिए। एटलीस्ट आप एक दफ़ा अपनी जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा के डॉक्टर को मुआयना ज़रूर करवा लें, और अगर आपको कुछ एडवाइस किया जा रहा है तो उसको फॉलो ज़रूर कर लें। और दूसरी बात है कि जितनी प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है ना, जैसे लोग समझते हैं कि किसी के 2 बच्चे घर में पैदा हुए, 4 हुए, 5 हुए, तो अब तो मैं मतलब मुझे तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है ना, मेरे पहले बच्चे भी तो नॉर्मल हो गए थे ना, तो अब तो अगर कोई ये कहे कि तो वो तो गलत ही कह रहा है, अभी भी हो जाएगा। तो एडवांस जेस्टेशन जो होती है ना, उसके भी प्रॉब्लम उतने ही ज़्यादा होते हैं जितने के पहले बच्चे के होते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स जो है ना, पहला बच्चा भी बहुत रिस्क पे होता है और बहुत एडवांस प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो भी बहुत एट रिस्क होती है, उसको भी हॉस्पिटल में ही डिलीवर होना चाहिए। उसके अंदर हेमरेज का, पीपीएच का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के, उसमें बच्चे के पोजीशन टेढ़े मेढ़े होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो लोग समझते हैं कि अगर डॉक्टर उसको कहेगी ना तुम्हारा मैं किसी जैसे ऑपरेशन करी, तो कहेगी इतने सारे तो बच्चे मेरे घर में हुए, तो ये क्यों हो गया हॉस्पिटल में। बात वही होती है कि हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो नखरे वाली औरत है, 4 बच्चे सही से पैदा कर लिए, 5वें में नखरे कर रही है, ये हमें सुनना भी पड़ता है। अच्छा, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि अबॉर्शन मिसकैरेज के दौरान, मिसकैरेज के बाद जो है 40 में तकरीबन ऐसा देहात में होता है और शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कि डायरेक्ट 40 दिन बाद जो है औरत कंसीव कर लेती है, दोबारा मिसकैरेज होने के बाद दोबारा वो उसी टाइम पीरियड में कंसीव करे, मतलब वो अपने आप को टाइम नहीं देती। तो मिसकैरेज के बाद कितने टाइम तक उसको रुकना चाहिए, या वो कौन सा सही आइडियल टाइम है जो जब उसको कंसीव करना चाहिए, या इस तरह से करने से उसको कितना नुकसान हो सकता है? एक्चुअली मैंने कहा इस तरह होता है ना कि मिसकैरेज के साथ ब्लीडिंग होती है। जब भी मिसकैरेज को लोग समझते हैं मामूली सी चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना, वो क्योंकि बच्चा तो उनके पास हाथ में नहीं आया ना, तो वो जो चीज़ उनके नज़र नहीं आ रही, तो वो लगता है कि फैमिली वाले तो समझते हैं ये तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मिसकैरेज भी काफ़ी एक फ़ीमेल की लाइफ को रिस्क पे डालता है। अगर उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो तो वो भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं उसकी भी, और अच्छा खासा ब्लड लॉस होता है मिसकैरेज में। जितना डिलीवरी में लॉस होता है, आप कह लें डिलीवरी में कई दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी में बहुत कम ब्लीडिंग होती है, तो अब मिसकैरेज में कई दफ़ा उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये नहीं है कि मिसकैरेज हुआ है तो उसको कोई वीकनेस नहीं होगी या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें जो गैप देने की बात है कि एटलीस्ट अपना एक साइकिल तो 1-2 साइकिल आएँ, मैं अगली माहवारियाँ आएँ,
और दूसरी बात है कि जो उसका ब्लड लॉस है वो रिकवर हो उससे, जितना खून की कमी हो गई है उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स ले, कोई उसको चीज़ें जो एडवाइस की जा रही हैं वो फॉलो करे। तो मेरे हिसाब से तो, और इसमें एक जो होता है कि मिसकैरेज की फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 3 मंथ्स तक तो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी कई दफ़ा बच्चे के हिसाब से अगर वो कोई जेनेटिक फैक्टर हैं तो हम कई दफ़ा कुछ चीज़ों के लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 3 मंथ्स के लिए एडवाइस कर देते हैं कि वो लें, फिर अगली प्रेगनेंसी प्लान करें। तो 3 to 6 मंथ्स का टाइम तो मिनिमम है। उसमें क्या, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई, कुछ मोलर प्रेगनेंसीज या ऐसे इशूज़ होते हैं जिसमें हम थोड़ा लंबा अर्सा भी कह देते हैं। बर्थ स्पेसिंग, बच्चों के बीच में गैप का होना माँ की सेहत को अच्छा करता है। माँ अच्छी होगी तो बच्चे का ख्याल रखेगी, पिछले बच्चे जो हैं उनका अच्छा ख्याल रख पाएगी। अगर बीच में बर्थ इंटरवल कम है, एक बच्चा छोटा है, उसको भी सही तरह से टाइम नहीं दे सकेगी, अगली प्रेगनेंसी में खुद भी परेशानी उठाएगी, फिर दोनों बच्चों को साथ कैरी करना। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप गैप रखें, माँ की सेहत अच्छी होगी, फैमिली की सेहत अच्छी होगी। तो मैंने क्या खूबसूरत चीज़, मैंने कुरान शरीफ में एक बंदा, मैं रेडियो सुन रही थी तो एक बंदे ने बयान की कि भाई ये जो गैप है बच्चों के दरमियान गैप है, तो ये तो अल्लाह पाक ने भी हुक्म दिया कुरान में। अब मैं हैरान होगी कि अल्लाह पाक ने कैसे हुक्म दिया कुरान में, कुरान में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो उसने कहा जब हुक्म दिया है कि माँ अपने बच्चों को 2 साल या 2.5 साल या 3 साल तक दूध पिलाए, ये एक गैप होता है कि आप उस 3 साल 2 साल माँ को रेस्ट दें ताकि वो दूसरा बच्चा मतलब होने में तकरीबन अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है कि दूसरा बच्चा होने में 2-3 साल गैप दें। दूध पिलाने का मतलब यही है कि जब तक माँ दूध पिला रही है तब तक वो कंसीव नहीं कर सकती और उसको करना भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह पाक ने जब कहा है कि भाई आप इस चीज़ को गैप दें ताकि औरत को भी रिलीफ मिले, तो देखिए इस्लाम तो नेचर के साथ है और नेचर तो कभी भी किसी को फिटीग में नहीं डालना चाहती। नेचर तो बहुत, नेचर के प्रिंसिपल्स तो ऐसे ही हैं। जब फीडिंग भी कराती है ना तो ओव्यूलेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गुनाह है या कुछ गलत है, कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। इसमें देखिए आप कैसे हो सकता है कि अगर माँ की सेहत अच्छी हो तो कैसे गुनाह हो सकता है वो। आप ये भी सोच सकते हैं कि माँ की सेहत अच्छी होगी, बच्चे घर में अच्छे होंगे, घर का माहौल अच्छा होगा, तो ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती, ये गुनाह तो नहीं हो सकता ये सोच। तो वही बात है ना कि हमें हुक्म मिला है कि हम बच्चों को 2-3 साल तक दूध पिला, तो दूध पिलाने का हुक्म ही यही है कि कंसीव ना करें, जब भी तो हम दूध पिला सकते हैं प्रॉपर बच्चे को सेहतमंद बनाने के लिए। अच्छा, ये एक और बात मैं पूछ रही हुई थी, ये बात निकल गई मेरे जहन से कि एकदम से मेरे जहन से निकल गई कि एक कॉमन सा सवाल था, बहुत आम सा सवाल था, मैं पूछने वाली थी खासकर हमारी औरतों के लिए। भूल गई मैं वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की भी आप बात कर रही थी ना, कि जो औरतों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है। अच्छा, ये जो एक टेंशन में प्रेगनेंसी में आपका जो शऊर है, आपका जो कॉन्शियस है, वो कितना काम करता है। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है प्रेगनेंसी में औरतें गुस्सा ज़्यादा कर जाती हैं, मिजाज का कितना काम होता है प्रेगनेंसी में। देखिए ये असल में इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे हाथ में कुछ चीज़ें कंट्रोल में भी होती हैं। हाँ, हम नेचुरल सी बात है कि एक ये ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा तो परेशान करती है ना इंसान को प्रेगनेंसी। ये तो कहना चाहिए कि एक प्रेशर सिम्टम्स देती है। प्रेगनेंसी में औरतें जो है ना, वो जैसे कि आपने भी पहले कहा, बहुत अच्छी बात कही कि एक मिसकैरेज होने के बाद दूसरे प्रेगनेंसी में औरतें टेंशन में आ जाती कि इसका कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, तो उसका भी रुझान होता है। बिल्कुल, तो वो ये सारी चीज़ें जब जो हमारा मिजाज जब ख़राब होता है ना, बेसिकली उसकी कॉज हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई परेशानी होती है जिसका जो फिर इस तरह से सामने आती है कि हमारा मिजाज ख़राब हो गया, कोई ना कोई वजह होती है, परेशान हो रहे होते हैं, दिमाग में ये सोच रहे होते हैं। तो प्रेगनेंसी के साथ भी फीमेल्स की इसका बहुत ताल्लुक है। अगर सोच को पॉजिटिव रखेंगे, खुश रखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो मिजाज ख़राब नहीं होगा। और वही बात है कि अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी होंगी, एक बच्चा दूसरा छोटा है, वो भी बीमार है, अगली प्रेगनेंसी भी हो गई है, तो नेचुरली आपने थोड़ा सा मिजाज ख़राब होना है। आप ओवरवर्कड हो रहे हैं, आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, आपकी सेहत भी ख़राब हो रही है, दूसरे बच्चे को भी टाइम देना है। तो ये चीज़ें एक सिर्फ ये एज अ फैमिली, लाइक सिर्फ ये फीमेल का डिसीजन नहीं है, इसमें मेल्स को भी इसमें शामिल करना, और उसमें जो सास ससुर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। एक पूरा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए कोऑपरेटिव हो, तो फिर आप एक खुशहाल घराना कहना चाहिए कि वो सामने आता है। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें फिर हमारी अवेयरनेस, हमारी सोसाइटी की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो हम पता नहीं क्यों हमारे जहन में आता है कि ये तो मशीन है, इसको तो दर्द होना ही नहीं है, दर्द होना भी नहीं चाहिए। और तकरीबन हमारी जो माएँ, जो सारी औरतें हैं,
मना करती है भाई शोर नहीं मचाना है, फलां नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। इतनी सारे दायरे रख देते हैं कि हमें अगर तकलीफ भी होती है तो हम उस तकलीफ को बोलने बयान करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि बोलने से बेइज्जती ना हो जाए। तो इतनी गलत बात है कि एक प्रेग्नेंट औरत, बेशक अल्लाह पाक की रहमत है, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि उसके बिल्कुल औरत की पूरी ताकत उस बच्चे में मुंतकिल होती है, उस बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उसका खाना पीना जैसे कि नेचुरली हमारा जो प्रोटीन है, हमारे विटामिन है उसमें मुंतकिल होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को संभालने की। उस वक्त माँ को जितना संभालने की ज़रूरत है, माँ को संभालेंगे तो बच्चा खुद ब खुद संभल जाएगा, ना कि फिज़िकली बल्कि मेंटली। सेहतमंद औरत सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं, दिमागी सेहत भी, उसको सुकून दे, उसको रिलैक्स रखे। घर वालों का बड़ा हाथ हो सकता है इसमें कि वो अपने माहौल को, सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है आपको घर में जैसे कि आपकी थोड़ी नंद है या सास है, कोई हेल्पिंग हैंड हो जाए, आपका हस्बैंड थोड़ा सा आपको इतना ही कह दे कि भाई तुम स्ट्रेस ना लो, परेशान नहीं हो, तो ये इतना भी कोई सोच ले तो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। तो उसको ये ओवर स्ट्रेस ना करें कि नहीं ये ड्रामा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ऐसा ना कहो तो वैसा ना कहो। बेचारियों को बेचारी सूजी हुई होती फिर भी ड्रामा वामा कहते हैं। हाँ। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त एकदम इख्तिताम हो चुका है हमारे प्रोग्राम का, मैं एक छोटा सा मैसेज आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से बात करते हैं। ये मुर्शिद हॉस्पिटल्स हैं, तो उस हॉस्पिटल में क्या आपके वेलफेयर सिस्टम है, क्या आप बता सकती हैं? मुर्शिद हॉस्पिटल में जैसे कि फ्लड इफेक्टीज़ पिछले कुछ अरसे से, जब से ये फ्लड है, तो उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई उनको जैसे कहना चाहिए अल्ट्रासाउंड से लेके, लैब से लेके, खून के टेस्ट, ब्लड अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज़ फ्री। बाकी पेशेंट्स हमारे पास और भी जैसे कि आ रहे होते हैं हेल्थ कार्ड के थ्रू या कुछ, तो उनको फिर भी ब्लड अरेंज करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारे पास फ्लड से इफेक्टेड, रेन एंड फ्लड इफेक्टेड हैं, बलूचिस्तान से जो आते सारे इनका बहुत सारी फीमेल्स आप इमेजिन करें महलका ऐसे भी आती हैं ख़वातीन कि इनके साथ कोई अटेंडेंट ही नहीं था, सिर्फ उनकी हमसाई या उनका कोई नेबर से या कोई ऐसा उनको ले आया लेबर के साथ, क्योंकि कुछ लोग लापता हो गए, कोई कहाँ पे रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है, और उनके पास इतने कोई लोग भी नहीं है कि जो ब्लड अरेंजमेंट के लिए बल्कि रिलेटिव्स आ जाते हैं कुछ, तो उनको ये सब चीज़ें हॉस्पिटल की तरफ से किसी बगैर किसी चार्जेस के उनकी ट्रीटमेंट फ्री हुई है। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि फिर भी ये लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं, ये डिज़र्व करने वाले लोग हैं, और इनको तो पूरी सोसाइटी को ने इस फेज़ से इनको निकालने में हेल्प किया, तो अभी तक भी कर रहे हैं, अभी भी जारी है। इसके अलावा मुर्शिद हॉस्पिटल में एक वेलफेयर, जैसे कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो फ्लड इफेक्ट ही नहीं होते थे, उनके पास कार्ड नहीं होता था, वो किसी और इलाके के, लेकिन वो भी कहीं उनके साथ ही आ गए हैं या उनको इफ़ेक्ट हुए हैं उससे, तो फिर एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसको भी उससे कंसीडर कर लेते हैं। उनके वेलफेयर एसोसिएशन पूरी है, वो जो हम लोग सारी चैरिटी के देते हैं पैसे, तो कोई नॉन अफोर्डिंग इस तरह का आ जाता है, जैसे कराची के भी लोग कभी तक जो नहीं हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, तो उनको उससे भी वो उसके थ्रू जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आजकल जिनके पास हेल्थ कार्ड है, जैसे वो सवात के लोग हैं, KPK के ज़्यादातर लोग हैं, इवन उसमें कुछ पंजाब के एरियाज़ हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, तो वो काफ़ी सारे वो लोग हैं जिनके पास वहाँ के वो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिली हुई है हेल्थ कार्ड की, उनका भी बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अच्छा, इसके अलावा ये हॉस्पिटल जो है बलूचिस्तान के बिल्कुल करीब है, मतलब आप बलूचिस्तान से अगर कराची आ रहे तो ये पहले ये हॉस्पिटल पड़ता है। दूसरी बात इनके डॉक्टर बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बहुत आपको वहाँ पे एक, जैसे कि हमारे बलूच अक्सर आते हैं तो कराची में गुम हो जाते हैं बेचारे अपनी बीमारियों को लेकर, तो इधर शुमा कम अज़ कम एक बेहतरीन तरीक़े इंची शुमार अवेयरनेस मिली, शुमार जानकारी मिली, शुमार मालूम भी कि शुमार को जा रहा होगी, और ख़ास कर शनि वेलफेयर सिस्टम अंजोशी की शुमे कोमक बास का, तो अल्लामा शुमा अगर बलूचिस्तान ची काय कराची तो कराची अच्छी पीसई हॉस्पिटल ज़रूर विजिट बिकने था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा आपसे, हमने एक खुल के एक तो बात की, बहुत बगैर एक दायरे के, मैं अक्सर बगैर दायरे के इसलिए बात करती हूँ ताकि हमारी औरतों को भी हक है कि उनकी बीमारियाँ सामने आए और पता चले कि कितनी ख़तरनाक हो सकती है, उनकी जानलेवा भी हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच। बोलीचारू का हमशी में मरागिश वाहद हलास बिता मन कसान एक मैसेज शुमारा दया तमाम होनी ग्वारा ना होती माता ना कि मैं जो बीमारियाँ, मैं जो जिस्मानी बीमारियाँ, पर्दादारी बीमारी में अल्लाह पाक हमारा दात का बैदी के मशन बयान बिकने ये इलाजा बिकने शर्मिंदगी ज़रूरत नहीं, बीमारी है
चाहे कसानी में भी या मजनी में भी जनीनी में भी मर्दीनी में भी तो वती ख्याल बिकने था और अगर शुमे लुगा या प्रेगनेंट या उम्मीदवारी में निशारी में जने की आई अल्लमा या बुढ़िया पे मैं बिकने तो माहौल खूबसूरत भी बनाने था ताकि हम मिजाजी तौर पर खुश भी अमशी वो मनाम से माहल का बलोचरा भी देता इजाज़त वती ख्याल बिकने थी मात पे ते ख्याल अल्लमा बिकने तो वही निमगंचनी अल्लाह में